Introduce formally. My name is Shekhar Chaudhary. I teach public administration as an optional and internal security governance in GS part. And I have been a gazetted officer, ex-PCS officer in Uttar Pradesh of 2015 batch. I'm also a public policy scholar in PhD, and my topic is police and the change in perception with the police. So it is related to security. So in that way, let us start. Okay, so I have to increase my voice. Okay, let me just see why it is like that. I believe it would be more. No, I'm not in service now. I have resigned and I'm full-time in service of my students. So सेवा के द्वारा मुक्ति का मार्ग शिक्षा के द्वारा, राइट? ओके, 3 क्लासें चल रही हैं, मेरी भी 3 क्लासें हैं, ठीक है। अब मैं बताऊं मैं कैसे मैनेज करूं, राइट? सो ये तो मैनेज करना पड़ेगा। जब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बन जाओगे तो धारा 144 लगी हुई होगी, तो ये थोड़ी क्या होगा कि 2 दिन से सोया नहीं हूं। मत सो मत खाओ, 40 लाख 50 लाख लोग तुम्हारे ऊपर जिम्मेदार होंगे, ठीक है। ओके चलो, ओके करो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, ठीक है। यू हैव टू जस्ट टेक द पेन, राइट? ओके, हाँ, यूपीपीएससी में फैक्चुअल ज़्यादा आता है, नो डाउट, बट आई वाज आल्सो राइटिंग यूपीएससी मेंस रेगुलरली, right? So in that sense I got there. Okay, so on that note we are starting. So internal security, I'm so stop this bombardment now. We have greeted each other and we have already come to know each other. Now let's start. Okay, so see, so internal and external security, right? So internal security is more about confined within the borders. So if I take India an example, so whatever happens within the borders is more related to internal security, and there is also external element of security which comes from definitely the actors which are against nation interest but are situated or are acting from external point of view. ठीक है, हाँ, हिंदी और अंग्रेजी दोनों में ही हम चलेंगे, उसका ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो बॉर्डर के अंदर तो एक बात है, परंतु उसके अलावा सॉवरेनिटी को मेंटेन करना, संप्रभुत्वता को मेंटेन करना, वो पॉलिटिकल भी है और आपकी जैसे हम कहेंगे सिक्योरिटी एस्पेक्ट से भी है। यदि कोई गवर्नमेंट है और वो पॉलिटिकली कोई लॉ लाए और लोग कह दे कि बगावत कर दे कि हम नहीं मान रहे, जैसे रिसेंटली पाकिस्तान में हुआ, सो दैट इज आल्सो एन एस्पेक्ट फॉर सॉवरेनिटी। सो सॉवरेनिटी को बनाए रखना, ठीक है, और साथ में आपका सिक्योरिटी के और भी डायमेंशन है। क्या है? लैंड सॉवरेनिटी, लॉ एंड ऑर्डर, पीस को बनाए रखना, मेंटेनेंस ऑफ पीस। पीस का मतलब क्या है? जबकि एक अगर हम कहें स्मॉल वे ऑफ लुकिंग एट इट इज जबकि वायलेंस ना हो, पर पीस एक ब्रॉडर टर्म भी है जिसमें इक्वालिटी भी आ जाएगी और जो हमारे स्ट्रक्चरल डिफरेंसेस हैं वो भी आ जाएगा, क्योंकि जब तक वो नहीं होगा वी विल नॉट बी एबल टू मेंटेन द पीस, राइट? Okay, so now law and order, right? So this law and order is again something that is related to a situation जबकि normal process of life जो है derail हो जाए, right? So ये होती है law and order situation. So law and order situation से public disorder आ सकता है। तो जैसे law and order situation, एक कत्ल हो गया, there is a murder anywhere, so that is a law and order issue. But now अगर 10,000 लोग सड़कों पे आ गए, तोड़फोड़ मचा दी उसकी कत्ल की वजह से, that becomes public order issue, right? Okay, yes, मणिपुर nowadays, मणिपुर में public order disrupt हो गया है क्योंकि पहले लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन हुई, वहां पर XYZ लोगों का झगड़ा हुआ, इट हैज ब्लोन इन नाउ, राइट? सो ये ध्यान रखना है। ओके, सो एक्सटर्नल सिक्योरिटी इज मोर अबाउट फॉरेन एग्रेशन, राइट? सो नेशनल आर्म फोर्सेज जो है वो है हमारी जो हमारी आर्म फोर्सेज है उनकी जिम्मेदारी बनती है कि इंटरनल सिक्योरिटी को भी मैनेज करें, जिसमें पुलिस भी आ जाएगी, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेज भी आ जाएंगी, और एक्सटर्नल सिक्योरिटी को भी मैनेज करने में सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेज का भी योगदान है। जैसे BSF फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है और साथ में वो उसने वॉर्स विद पाकिस्तान में भी पार्टिसिपेशन किया है, पर लार्जली उनका रोल कन्फाइंड इंडिया के अंदर ही है, ठीक है। और इसके अलावा आप देखिए कि इंटरनल सिक्योरिटी जो इंडिया में है वो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर से डील होती है और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से डील होती है एक्सटर्नल सिक्योरिटी, ठीक है। तो ये आपको 2 चीज याद रखनी है। अब क्लासिफिकेशन ऑफ थ्रेट्स अगर करें हम, तो हम पाएंगे कि कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में लिखा है, कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में फाइनेंस के बारे में, लॉ के बारे में, किंग के बारे में, जनता के बारे में, स्पाइस के बारे में बहुत कुछ लिखा है। सो इंटरनल एक्सटर्नल, इंटरनली एडेड एक्सटर्नल, एक्सटर्नली एडेड इंटरनल। अब इसका क्या मतलब है कि अंदर से अगर आइसोलेटेडली अंदर से ही कुछ गड़बड़ हो रही है, राइट, तो वो इंटरनल सिक्योरिटी के एस्पेक्ट है। एक्सटर्नली कोई बाहर से इंटरवीन कर रहा है, ठीक है, तब, पर ऐसा कम ही होता है कि आइसोलेटेड में काम करें। ज्यादातर इंटरनली एडेड एक्सटर्नल, इंटरनल एलिमेंट बाहर की किसी फोर्स को उसके लिए ग्राउंड वर्क तैयार कर रहे हैं, ठीक है, या एक्सटर्नली एडेड इंटरनल। यहां पर आप दोनों को ही इंडिया पाकिस्तान और इंडिया चाइना के संदर्भ में देख सकते हैं। सो वी हैव दीज पीपल, बी इट radically brainwashed people or for that matter working for, they may be journalists also, they may be intellectuals also, जो विदेशी ताकतों के लिए काम कर रहे हैं। तो दोनों में ही यहाँ पर एक्सटर्नली एडेड इंटरनल, बाहर से पैसा आ रहा है तब हमारे देश में दिक्कत करते हैं, या यहाँ के लोग उनका एजेंट बनने को तैयार है, इंफॉर्मेशन देते हैं, ठीक है। सेपरेटिस्ट ग्रुप, स्लीपर सेल्स, यस स्लीपर सेल्स, ये भी ठीक है। चाइनीज नॉर्थ ईस्ट में, बिल्कुल अभी मणिपुर में जो हो रहा है वो आइसोलेटेड इवेंट नहीं है, उसको आप आइसोलेटेड इवेंट की तरह ना देखिए, राइट? इट इज वेरी मच अ ग्रैंड प्लान टू डिसरप्ट नॉर्थ ईस्ट, राइट? क्योंकि उनकी ऑडेसिटी देखिए कि वो MP MLA के घर जला रहे हैं और जो हमारी सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेज है उनके रास्ते ब्लॉक कर रहे हैं, ऑटोमेटिक वेपन है, स्नाइपर से कॉमन लोगों के सिरों पे निशाना लगा रहे हैं, राइट? हाँ, there, yeah, honey trap, you are very interested with that thing, I believe, right? Honey trap भी है, and at all levels, and that has been one of the oldest methods of sleeper cells। का मतलब है जो are lying somewhere dormant, ठीक है, पड़े हुए हैं, जब भी एक्टिव होंगे वो शुरू हो जाएंगे अपने कार्य करने के लिए, राइट? those are sleeper cells। ओके, सो इसके अलावा आप देखें तो 4 थ्रेट्स मेंशन, ये क्या है? सारे ही हमारे पोटेंशियल इंटरनल सिक्योरिटी के लिए। अब ऐसा नहीं है कि इंटरनल और एक्सटर्नल कोई ऐसा नहीं है आइसोलेटेड है, दोनों रीइंफोर्स करती है, सप्लीमेंट कॉम्प्लीमेंट करती है। बाहर कोई दिक्कत होती है, बाहर से चीजें लाई जाती हैं, जैसे आप देख लो ये जो पाकिस्तान है वहां के बहुत सारे साइबर बॉट्स जो हैं वो बैठे हुए हैं दुनिया भर में। दुनिया में कोई भी आतंकी घटना होती है, एनी इंसर्जेंसी और टेररिज्म इज देयर, दे जस्ट कॉपी पेस्ट देयर वीडियोस एंड पुट इनटू इंडियन कॉन्टेक्स्ट, राइट? हाँ, इंटरनली एडेड एक्सटर्नली, एक्सटर्नल मतलब एक्सटर्नल सिक्योरिटी थ्रेट है, जैसे चाइना का सिक्योरिटी थ्रेट है, पर इंडिया के लोग ही उसको सपोर्ट कर रहे हैं, यहाँ से डेटा दे रहे हैं, यहाँ से इंडियन आर्मी की पोजीशन बता रहे हैं, ठीक है, या यहाँ पे उनकी ग्रजेस हैं तो वो चाइना को हेल्प कर रहे हैं कि इंडिया को आके डिस्टेबलाइज करो, ठीक है। एक्सटर्नली एडेड इंडियन इंटरनल, जैसे पाकिस्तान है एक्सटर्नली एडेड कर रहा है, जो खालिस्तान मूवमेंट है या जहाँ पर भी रेडिकल ग्रुप्स इंडिया को टारगेट कर रहे हैं, तो ये उसका हो गया, राइट? ये इसका हो गया। इंस्टीट्यूशनलाइज्ड राइट सिस्टम, जो ये प्रतीक, ये जो वर्ड है ये आप लाए हो पॉल ब्रास के, राइट? सो पॉल ब्रास ने ये वर्ड उत्तर प्रदेश के संदर्भ में यूज किया था, वहां पर इंस्टीट्यूशनलाइज्ड राइट सिस्टम नहीं है प्रतीक इन नॉर्थ ईस्ट, राइट? सो पॉल ब्रास ने वो डिफरेंट सेक्टर में स्टडी करी है, उत्तर प्रदेश में अलीगढ़ में रह के 30 साल, ठीक है, वो नहीं है। ओके, चलो, सो इंस्टीट्यूशनलाइज्ड राइट सिस्टम तो अलग चीज है कि इंस्टीट्यूशन मौका ढूंढते हैं कि राइट कराना ही कराना है। ओके, इंटरनली एडेड एक्सटर्नल, भाई वेरी सिंपल, आई डोंट नो व्हाई यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड। इंटरनल लोग एक्सटर्नल एलिमेंट को सपोर्ट कर रहे हैं कि डिस्ट्रक्शन करो, राइट? अगर इंडिया में ऐसे कैडर्स हैं जैसे नक्सल मूवमेंट है और वो लेट अस सपोज बांग्लादेश के किसी ग्रुप को सपोर्ट करें कि आप हमारे यहाँ आके क्या करो,
डिस्ट्रप्शन करो, ये हो गया, ठीक है। एक्सटर्नली एडेड इंटरनली, जैसे पाकिस्तान करता है हमारे यहाँ, एक्सटर्नली बाहर बैठा हुआ पाकिस्तान पर इंडिया में करता है, बस सिंपल सी बात है, राइट। खालिस्तान इशू है, हाँ क्यों नहीं है। अब एक चीज देखो, एक चीज है, ये रटने की कोई जरूरत नहीं है, दिमाग लगाने की जरूरत है। कोई भी चीज अब 100% इसमें हो सकती है क्या? नहीं हो सकती है। इंटरनली एलिमेंट भी तो पाकिस्तान को मदद कर रहे हैं बहुत सारी, सही, पर फॉर अ सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग हमने एक कैटेगराइजेशन कर लिया है, ठीक है, ओके। सो इवेंट्स इन, अब देखो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट आल्सो चेंज आवर इंटरनल सिक्योरिटी, तो हमारे देश के बाहर में जो होता है उससे हमारा देश प्रभावित होता है। अगर अफगानिस्तान में रिजीम चेंज हो गया और तालिबान आ गए तो उससे यहां पर बैठे हुए बहुत सारे रेडिकल एलिमेंट्स को सपोर्ट मिलता है, राइट। और नेपाल, जो भी हमारा कॉन्टिग्यूअस रीजन है, आसपास के जो देश हैं, उनमें या तो डिस्टेबिलिटी आती है या वहां पर होम ग्राउंड टेररिज्म अगर होता है, उसके भी तार भारत से हमेशा आपको जुड़ते हुए देखने को मिलेंगे। चाहे वो नेपाल से होने वाला माओइस्ट आंदोलन हो, चाहे वो म्यांमार में अभी जुंता गवर्नमेंट हो, जुंता गवर्नमेंट मिलिट्री रिजीम, या बांग्लादेश में जो रेडिकल ग्रुप्स हैं वो हो, या श्रीलंका में एलटीटीई हो, या पाकिस्तान में जो जिहादी तंजीम है वो हो, या अफगानिस्तान में हो, राइट, ओके। एवरीथिंग इज, जो भी इशू होगा वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली हमें प्रभावित करता है, राइट। अगर हम क्लासिफिकेशन देखें तो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट भी इंटरनल चीजों को कैसे डिस्टर्ब करता है, तो वर्ल्ड वॉर 2 के बाद हम देखते हैं ज्यादातर कंट्रियों की जो बर्बादी है, दैट इज नॉट अबाउट ऑन द ग्राउंड, दैट इट हैज बीन एक्सटर्नली एडेड। बहुत सारे अंदर से ही फूट रहे हैं, दे आर बर्स्टिंग फ्रॉम इनसाइड, इंटरनल सबवर्जन हुए हैं, राइट। तो अगर आप देखें, आपको पता है कि रिसेंटली अगर आप पढ़ते हैं न्यूज़पेपर, सो देयर वाज युगांडा और कोंगो में कुछ हुआ है 2 दिन पहले, बच्चों बताओ जरा। क्या नाइजीरिया की बात सुनते हो आप ऑन डेली बेसिस? क्या सोमालिया की बात सुनते हो ऑन डेली बेसिस? ठीक है, या इंडिया में ही जो हो रहा है अभी मणिपुर में हो रहा है, क्या है, ठीक है। सो अगर हम देखें, राइट, अटैक ऑन स्कूल क्राइसिस, ये जो चीजें हैं, ये सेकंड वर्ल्ड के बाद ज्यादातर जो कंट्रीज में अंदरूनी दिक्कतें हुई हैं उससे क्या हुए हैं, कंट्री फूटी हैं, दे हैव ब्रोकन इनटू पीसेस। सो सुडान, साउथ सुडान, नॉर्थ सुडान में क्या था, इंसर्जेंसी थी, और नॉर्थ में इस्लाम, साउथ में क्रिश्चियनिटी उनके बीच बन रही थी। नाइजीरिया एक परफेक्ट बास्केट केस है, इसके लिए आगे देखना नाइजीरिया में भी यही होगा। सोमालिया में बहुत सारे ग्रुप्स आपस में लड़ रहे हैं। सो हम देखते हैं कि बहुत सारे नेशन वर्ल्ड वॉर 2 के बाद टूट गए हैं, और इसका कारण यह है कि पुअर इंटरनल सिक्योरिटी मैनेजमेंट, और कुछ जगह पर एक्सटर्नल एग्रेशन भी उसका कारण रहा है, राइट। सो एक्सटर्नल एग्रेशन बाहर की ताकतों ने उनको तोड़ने में मदद करी है, ओके। सो ब्रीफ अबाउट द सक्सेस, भाई हम इंटरनल सिक्योरिटी पढ़ रहे हैं, इंटरनल सिक्योरिटी में हम आंतरिक सुरक्षा को पढ़ते हैं। हमारे देश में बहुत सारे चैलेंज हैं, ठीक है। अगर मैं गिनाने लगूं तो जैसे ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है, या फिर जो रिलीजियस सेपरेटिस्ट मूवमेंट है या सेसेशनिस्ट मूवमेंट है, इसके अलावा नॉर्थ ईस्ट के ट्रबल्स हैं, ड्रग से रिलेटेड एस्पेक्ट हैं, नक्सलिज्म है, जम्मू कश्मीर की समस्या है, खालिस्तान की समस्या है, एलटीटीई से रिलेटेड मुद्दे हैं, और साइबर सिक्योरिटी, ये सब चीजों को हम इंटरनल सिक्योरिटी में पढ़ते हैं। अब ठीक है, हाँ, पॉपुलेशन इंटरनल सिक्योरिटी में ही आएगा, और क्या, पॉपुलेशन को अगर मैनेज नहीं करोगे तो वो दिक्कत होगी, है ना। अगर पॉपुलेशन कैसी हो जाए, पॉपुलेशन पढ़ी लिखी नहीं होगी, पॉपुलेशन अपने ही देश के खिलाफ काम करने लगेगी, और पॉपुलेशन के पास कोई भी एम्प्लॉयमेंट के साधन नहीं होंगे, तो इंटरनल सिक्योरिटी थ्रेट ही है, ठीक है। ये ध्यान, हाँ, अराउंड 9 क्लास है इसके लिए, ठीक है। तो या तो वो देश ऐसे हो गए कि अपने को गवर्न कर नहीं पा रहे थे, कॉन्स्टिट्यूशनल फेलियर हो गया, कॉन्स्टिट्यूशन थोपा गया वहां पर। बहुत सारे देशों में ऐसा होता है कि कॉन्स्टिट्यूशन बनता है पर थोपा जाता है, सो इट इज नॉट नेवर एक्सेप्टेड बाय पीपल। सो क्या होता है, वहां पर थ्रेट्स आती हैं, वहां पर डिस्ट्रप्शंस होते हैं। म्यांमार उसका एक एग्जांपल है, लगभग हमारे साथ ही आजाद हुआ, पर वेरी अर्ली व्हाट हैपेंड, टेकन ओवर बाय द मिलिट्री रिजीम। पाकिस्तान उसका एक और उदाहरण है, ठीक है। सब इंटरनल सिक्योरिटी सब चीज आती है, ब्रॉडर टर्म है बहुत, ठीक है। अब देखो मेजर चैलेंजेस टू इंटरनल सिक्योरिटी क्या है, हिंटरलैंड टेररिज्म, ग्लोबल और डोमेस्टिक। इसका मतलब क्या है, हिंटरलैंड मतलब अंदरूनी एरिया, चाहे वो ग्लोबली इंपैक्टेड हो या हमारे अंदर ही ग्रुप बने। जैसे इंडिया के अंदर बहुत सारे ग्रुप हैं जो कि टेररिस्ट ग्रुप हैं, जैसे एक होम ग्रोन टेररिस्ट ग्रुप जो था आपका इंडियन मुजाहिदीन, राइट। और यहाँ पर ग्लोबली भी सपोर्टेड ग्रुप्स हो सकते हैं, जैसे पाकिस्तान बहुत सारे ग्रुप्स को सपोर्ट करता है, हिजबुल मुजाहिदीन, लश्कर ए तैयबा, ठीक है, हरकतुल अंसार, और भी बहुत सारे ग्रुप्स, यस, ओके। इंडियन, हाँ हाँ, अरे सुनो भाई, अभी आप ये जो बॉम्बार्डमेंट है इसको बंद करेंगे, ठीक है, तो ना देखें पीपीटी में, ना देखें हम कैसे पढ़ाएं, ओके। जेएनके की मिलिट्री और टेररिज्म, मिलिटेंसी। अब जेएनके का अपना अलग 1950 से 1947 से ही एक मुद्दा आया, जहां पर कि आपने देखने को मिला कि पाकिस्तान के जो टेररिस्ट ग्रुप्स या वहां के ट्राइबल ग्रुप्स आके, ट्राइबल्स और रेगुलर आर्मी के लोग आ गए, वहां से फिर वो इंसर्जेंसी जो टेररिज्म था वो शुरुआत होता है, और 1980s के बाद अंत में जाके ज्यादा भयावह रूप लेता है। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एंड नेक्सस विद टेररिज्म। अब ऑर्गेनाइज्ड क्राइम क्या है, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम वो क्राइम है जो एक पब्लिक एंटरप्राइज की तरह रन करते हैं, जैसे एस्कोबार का आपने नाम सुना होगा, ठीक है। या फिर इवन इन इंडिया अगर आप देखो, जो रीसेंट टाइम्स में किलिंग्स और एक्सटॉर्शन के लिए नेटवर्क बना रखे हैं, जैसे दाऊद का भी नेटवर्क है, ठीक है। सो दोज आर ऑर्गेनाइज्ड, दे आर एट बिगर लेवल, दे रन इट एज अ बिग एंटरप्राइज, बिजनेस है उनका वो, ठीक है। दाऊद हो गया, या आपका छोटा राजन हो गया, शकील हो गया, ठीक है। रीसेंट टाइम में व्हाट वी आर सीइंग इन द कंटेक्स्ट ऑफ पंजाब, आप देखो जो बाहर बैठे हुए कनाडा से लोग हैं वो रन कर रहे हैं। सो दीज एस्पेक्ट, राइट। लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म। अब लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म क्या है, लेफ्ट विंग, सो ये तो आइडियोलॉजी से आता है, लेफ्टिस्ट विचारधारा से आता है, वामपंथी विचारधारा से आता है, जो कि एक तरीके से कई हद तक जो कम्युनिस्ट विचारधारा है उससे भी मेल खाती है, ठीक है। नक्सलिज्म, माओइज्म, जो हमारे यहाँ माओ जेडोंग ने जो चाइना में शुरू किया था उसी का कॉपी पेस्ट वर्जन इंडियन कंटेक्स्ट में आपका माओइज्म है, नक्सलिज्म है, ये हमें देखने को मिलता है। वेरी रीसेंट टाइम्स में आपने देखा था कि छत्तीसगढ़ की एक स्टेट लेवल की एक स्पेशल फोर्स के जवानों को, लगभग 10 जवानों को इन्होंने मार दिया। डे इन एंड डे आउट आप अगर न्यूज़ कवर करोगे तो इंडिया का बहुत बड़ा भाग इससे प्रभावित है, राइट। कास्ट एंड एथनिक टेंशंस। सो हमारे यहाँ जो अभी आप देखोगे कि मैती और कुकी ग्रुप्स में जो मणिपुर में हो रहा है, या फिर कास्ट वायलेंस जो होता है इन बिटवीन सो कॉल्ड अपर कास्ट, लोअर कास्ट, और विद इन द मैटर सेम कास्ट ग्रुप, एक ही अगर किसी चीज में लाई कर रहे हैं। आपने, आई डोंट नो वेदर यू हैव हर्ड दिस और नॉट, फ्यू डेज बैक देयर वाज धारा 144 वेयर इन सहारनपुर डिस्ट्रिक्ट। क्यों? क्योंकि वहां पर जो आपके राजा भोज के ऊपर एक मुद्दा चल रहा है वेस्ट यूपी में। राजा भोज को दो कम्युनिटीज, राजपूत कम्युनिटी, ठीक है, राजपूत कम्युनिटी और गुर्जर कम्युनिटी, ये दोनों अपने अपने मानते हैं, ठीक है। तो इसके ऊपर विवाद होता है, लड़ पड़ते हैं। तो ऐसे छोटे छोटे विवाद, कास्ट वायलेंस या एथनिक वायलेंस, जो मेती और आप मणिपुर में देख रहे हैं कुकीज के बीच, ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है जो हमारे देश में एक संकट का है। राइट कराने से पॉलिटिकल फायदा कैसे होता है, तो वो अभी चुनाव जीते जाते हैं, उसके लिए तो बहुत लिटरेचर पढ़नी पड़ेगी, राइट। पर चुनाव जीतने में मदद करती है। आपको पढ़ना है तो पॉल ब्रास को पढ़िए, इंस्टीट्यूशनल राइट सिस्टम को पढ़िए, ठीक है, वो पढ़िएगा। तो खैर, बॉर्डर सिक्योरिटी और कोस्टल मैनेजमेंट। तो भारत की बॉर्डर जो है, यहाँ पर आप देख रहे हो कि चाइना, तिब्बत है, नेपाल है, भूटान है, नॉर्थ ईस्ट में म्यांमार है, बांग्लादेश है, इधर अफगानिस्तान, पाकिस्तान, ठीक है। डायरेक्टली भले ही हम अफगानिस्तान से डायरेक्ट टच ना हो रहे हो, बट अफगानिस्तान में जो भी होता है वो डायरेक्टली इंपैक्ट करता है। आपको पता होगा मनोहर पर्रिकर जी हमारे एक्स क्या थे, डिफेंस मिनिस्टर थे, उन्होंने कहा था कि
जब जब अफगानिस्तान में कुछ होता है, भारत के इंडो गंगेटिक प्लेन में हलचल होती है, क्योंकि वहां पर आप देख लीजिए, वहां से लगातार अटैक होते रहे हैं, बशर्ते मराठा उसके जो थर्ड पानीपत वॉर थी उसके बाद वो नहीं हुए, पर फिर भी आप देखो देयर इनसिक्योरिटी इफेक्ट्स आर सिक्योरिटी। ठीक है, सो यू विल सी दैट इंसर्जेंसी नॉर्थ ईस्ट में, सो इंसर्जेंसी है कि एक विचारधारा जो जिसके पॉलिटिकल एंड भी होते हैं, वो पॉलिटिकल एंड के लिए इंसर्जेंसी, ठीक है, टेररिज्म एक मेथड है इंसर्जेंसी के अंदर। तो इंसर्जेंसी पॉलिटिकल चेंज, किसी भी देश के पॉलिटिकल एस्पेक्ट को उल्टा कर देना, हटा देना, दैट इज इंसर्जेंसी, जिसके पॉलिटिकल एंड होते हैं। वो हर वायलेंस के पॉलिटिकल एंड नहीं होते हैं। कोई किसी को गली में जाके चाकू मार दे, उसका मतलब ये नहीं कि भारत में सत्ता परिवर्तन करना है। ठीक है, सो यू अंडरस्टैंड, इंसर्जेंसी इज अ टर्म व्हिच इज यूज्ड फॉर पॉलिटिकल एंड, जैसे कि भारत के अंदर जो कानून अभी व्यवस्था है उसे ही पलट देना है, राइट। सो रीजनलिज्म और इंटरस्टेट डिस्प्यूट, रीजनल लेवल पे हम एक दूसरे से क्या है, कई जगह पर वी आर फाइटिंग। फॉर एग्जांपल नॉर्थ ईस्ट में असम और मणिपुर में आप लड़ाई देखते हैं, साथ में पंजाब और हरियाणा में आप लड़ाई देखते हैं, चाहे सतलुज यमुना कैनाल का मामला हो, राइट, या फिर महाराष्ट्र में और कर्नाटक में बेलगाम का जो मुद्दा है, उसके ऊपर लड़ाई होती है। साइबर क्राइम और साइबर सिक्योरिटी, ठीक है, तो साइबर सिक्योरिटी और साइबर क्राइम क्या है, साइबर स्पेस से रिलेटेड डेटा थेफ्ट आ गया, जो हमारे इंस्टॉलेशंस हैं साइबर, उनके ऊपर अटैक, कंप्यूटर्स के ऊपर अटैक, नेटवर्क्स के ऊपर अटैक, इंटरनेट नेटवर्क्स के ऊपर अटैक, उनसे रिलेटेड। ठीक है, तो अभी आप देख रहे हैं पिछले कुछ समय में चाइना इन पर्टिकुलर हैज बीन अटैकिंग आवर साइबर सिक्योरिटी इंस्टॉलेशंस, और फॉर दैट मैटर वेयर एवर देयर इज कंप्यूटर इन्वॉल्वड। जैसे 1-1.5 साल पहले इन्होंने इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड पे अटैक किया था, कहां पर, महाराष्ट्र की साइड। ठीक है, और साथ में अभी ये भी कहा जा रहा है जो उड़ीसा में ट्रेन डिरेलमेंट हुआ है, उसमें भी कहीं ना कहीं चाइना का हाथ लगता है, क्योंकि सिस्टम्स को हैक करके जो इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल है उसको हैक कर लिया गया, तभी वहां पर सीबीआई की इंक्वायरी हो रही है। ठीक है, एम्स के सॉफ्टवेयर में, यस। सो यू सी आधार, कोविन प्लेटफॉर्म, ये सब क्या है, ये बहुत जितना इंडिया अभी अकॉर्डिंग टू द डेटा अराउंड 50% ऑफ इंडियंस हैव एक्सेस टू इंटरनेट। ये जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे हमारे लिए चैलेंज बहुत बढ़ेंगे, बिकॉज now the enemy doesn't have to come into India, they can do whatever they want to do, having confined in their own area, right? Sahi? Okay, then communalism, the feeling, it comes from the word commune, which means group, the feeling that my community has separate interest and they are antagonism to other community interest। मेरी कम्युनिटी के सेपरेट इंटरेस्ट है और वो दूसरी कम्युनिटी के इंटरेस्ट से क्या होते हैं, लगातार क्या है, एंटाई हैं, मतलब दूसरी कम्युनिटी आगे जाती है तो मैं घाटे में रहता हूं। ऐसी जो भावना है वो कम्युनलिज्म को जन्म देती है, जहां पर पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, रीजनल, रिलीजियस, कल्चरल एस्पेक्ट सब मिल जाते हैं, राइट। सो ये आपको है कम्युनिज्म। ये सारे के सारे हमारे देश में क्या है, मेजर चैलेंजेस हैं जिससे हमारी सरकारें डील कर रही हैं। अब अगर हम मेजर चैलेंजेस देखें इंटरनेट सिक्योरिटी को और डिवाइड करें 1950 से 80 तक का समय, ठीक है, तो हम देखेंगे कुछ मेजॉरिटी थीम्स निकल के आ रही हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं 1947 से ही हम कश्मीर में एक दिक्कत भरा माहौल देख रहे हैं, राइट। उस वहां पर हमने देखा कि वॉर्स भी हो चुकी हैं और वहां का जो कम्युनल एनवायरनमेंट था वो भी क्या हुआ, बहुत ही पॉइजनस हुआ, राइट। सो वी हैव सीन फ्रॉम व्हाट हैज हैपेंड फ्रॉम 47 टू लेटर ऑन अर्ली 90s एंड इन द लेटेस्ट एरा, राइट। एंड देन थ्रेट ऑफ कम्युनलिज्म। अब बहुत लोग ये सोचते हैं कि यार ये कम्युनलिज्म तो अभी आया है, 1947 से तो पहले हमारा देश गुलिस्तान था। बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं है, कम्युनलिज्म हमेशा था, है और रहेगा। इसको चेक करने की जरूरत है। भारत का विभाजन क्यों हुआ था भाई, भारत का विभाजन क्यों हुआ था, कम्युनलिज्म की वजह से, राइट। आप देखोगे राइट्स का इतिहास बहुत पुराना है, 300-400 साल, 1707 में औरंगजेब मरा तो राइट्स हुए थे दिल्ली में, उससे भी पहले राइट्स होते रहे हैं। सो ये जो भावना है और कुछ भी बदला नहीं है, क्योंकि कम्युनिटी, क्योंकि सोसाइटी इज ऑलवेज अबव नेशन स्टेट, टू बी वेरी ऑनेस्ट, राइट। किसी भी स्टेट के ऊपर सोसाइटी हावी रहती है। तो क्या मुद्दे 1947 से पहले थे वो खत्म हो गए? नहीं, वही मुद्दे हैं, बट उनका जो तरीका है वो बदल गया है। नो नो नो, ये जो नैरेटिव है ना कि 1875 57 के बाद सब कुछ चेंज हो गया है, ये गलत नैरेटिव है। ठीक है, आप मुझे, अगर आपको बुक्स चाहिए होंगी मुझे बताना, ये आपका मतलब इससे रिलेटेड नहीं है टॉपिक से, पर आई हैव रेड ऑन दैट, राइट। 1850 ये एक तरीका है कहने का, एक आर्गुमेंट है, पर अगर आप हिस्ट्री में जाकर देखेंगे बहुत कम्युनलिज्म रहा है और उसमें कोई दिक्कत भरी बात नहीं है, उसको एक्सेप्ट भी करने में। हाँ, 1950 से 67 के बीच आपको भारत में कोई भी बड़े कम्युनल राइट्स नहीं मिलेंगे। उसका भी कारण है क्यों 67 में गुजरात के साइड से शुरू होते हैं, बट फॉर द मैटर ऑफ अभी, ठीक है, अभी के लिए आप हमारी क्लास के लिए इतना ठीक है, ठीक है। और इसके अलावा लिंग्विस्टिक, भाषाई आधार पे, एथनिक आधार पे, जहां पर हम अपना ओरिजिन, कल्चर या किसी एक पॉइंट ऑफ ओरिजिन से मानते हैं, जैसे मैतेई और आपके जो मणिपुर में अभी हो रहा है, या फिर कास्ट टेंशन है, मैंने अभी आपको एक एग्जांपल दिया, इवन दी फॉरवर्ड क्लासेस या सो कॉल्ड ओबीसीज में भी दिक्कत है, इंटरनली फाइट कर रहे हैं, या फिर भारत में तो बहुत हुआ है। अगर कोई हरियाणा से है तो उसको मिर्चपुर का इंसिडेंट याद होगा, मिर्चपुर, ठीक है, सहारनपुर बहुत हाइट इसमें रहा है। यहाँ पर आपको एक पता होगा, लड़का है आजाद, चंद्रशेखर आजाद, जो दलित समुदाय से आता है, यहाँ पर बहुत रहे हैं, बहुत जगह, ठीक है, महाराष्ट्र में बहुत रहे हैं, बहुत इसके लिटरेचर है, पर फॉर द सेक ऑफ इट आपको जब भी ऐसा राइट होता है विद इन द कास्ट टेंशन तो आपको ध्यान रखना है। अच्छा, प्रतीक सिंह, यू आर फ्रॉम मिर्चपुर, ठीक है, कौन से डिस्ट्रिक्ट में है वो, सोनीपत में, कहाँ है, झज्जर में, हिसार में, ओके जी, ठीक है, ठीक है। सो लिंग्विस्टिक डिफरेंसेस से हमारे इंटर स्टेट बॉर्डर्स भी चेंज करने पड़े। आपको पता होगा कि स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन आया कि वहां पर वायलेंस होने लगे थे, जो तेलुगु समाज अपने को अलग पाता था मद्रासी समाज से, राइट। सो नॉर्थ ईस्ट भी फ्लेम्स में है, 1950 से शुरू हो गया था, 1958 में वहां पर आफ्सपा लग गया, ठीक है। और जो नागालैंड है वो पर्टिकुलरली हमारे लिए बहुत बड़ा सिरदर्द रहा है। और नक्सल मूवमेंट भी 1960s में शुरू हो गया, ठीक है, नक्सलबाड़ी गांव से 67 के मिड 60s के अंतर्गत वहां पर एक मूवमेंट बनना शुरू हो गया, राइट। और इंडिया डेवलपिंग नेशन है और डेवलपिंग नेशन को अपने नेशन बिल्डिंग करना बहुत जरूरी है, राइट। सो आगे देखते हैं पोस्ट इंडिपेंडेंट 1950 से 80 के दशक में और क्या है भाई, डेवलपमेंट हम इंक्लूसिव नहीं कर पाए। हमारे यहाँ कुछ एरिया रह गए बहुत गरीब। आप देखो ही महाराष्ट्र गुजरात को कंपेयर करो झारखंड और बिहार से, राइट। और बिहार के भी अंदर और झारखंड के भी अंदर क्या ऐसा नहीं है कि बहुत सारी जो अर्बन कम्युनिटीज हैं वो आगे हैं और जहां पर ज्यादा मिनरल रिसोर्सेज हैं वो पीछे रह गए हैं। सो इनइक्विटेबल जब भी डेवलपमेंट होता है उसके रिपरकशंस होते हैं, ठीक है। माओइज्म, नक्सलिज्म, लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म। माओइज्म है माओ की विचारधारा, माओ जेडोंग की विचारधारा, उसको ही नक्सलिज्म वर्ड आया नक्सलबाड़ी गांव से। बंगाल के नॉर्थ में सिलीगुड़ी के आसपास एक गांव है नक्सलबाड़ी, वहां पर एक विद्रोह होता है और उस गांव से एक नाम निकल के आता है। उस समय किसी ने नहीं सोचा था कि ये आगे चल के बिगेस्ट इंडियन थ्रेट बनेगा इंटरनल सिक्योरिटी के लिए, बिगेस्ट थ्रेट फॉर इंटरनल सिक्योरिटी बनेगा, ऐसा किसी ने नहीं सोचा था। परंतु आज के दौर में भारत का सबसे बड़ा इंटरनल सिक्योरिटी चैलेंज अगर कोई है तो वो है कम्युनलिज्म, जो कि रेडिकलाइजेशन से आता है, और साथ में नक्सलिज्म, राइट। और लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म है। लेफ्ट विंग का मतलब है जो वामपंथी विचारधारा है, लेफ्टिस्ट विचारधारा है। इकोनॉमिक सेंस में, पॉलिटिकल सेंस में, दोनों तरीके से उसको पढ़ा जा सकता है, ठीक है। हाँ, नक्सलिज्म इज अ आइडियोलॉजी व्हिच केम आउट फ्रॉम अ विलेज नक्सलबाड़ी, ठीक है। तो नक्सलबाड़ी में उसका ओरिजिन है। बेसिकली नक्सलिज्म इज टेकिंग द पॉलिटिकल आइडियोलॉजी ऑफ माओ जेडोंग वेयर यू वांट टू हैव अ क्लासलेस सोसाइटी,
क्लास लेस सोसाइटी। अब ये क्लास आपकी 1 2 3 4 वाली क्लास नहीं है, ये है बहुत अमीर बुर्जुआ क्लास और प्रोलेटेरियत, ये हट जाएं, मतलब सर्वहारा वर्ग और जो कैपिटलिस्ट वर्ग है उसमें भेदभाव ना रहे। वो जो पॉलिटिकल वो माओइज्म है, उसी का इंडियन वर्जन जिसको हम कहेंगे यहां पर के लिए नक्सलिज्म यूज करा गया है। ठीक है, नहीं सारी लेफ्टिस्ट पार्टीज की आइडियोलॉजी गलत नहीं है, पर वहां पर लिखा है लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म, राइट विंग एक्सट्रीमिज्म भी हो सकता है, राइट, ये ध्यान रखिएगा। राइट विंग एक्सट्रीमिज्म डेफिनेटली प्रॉब्लम है, क्यों नहीं है, और हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब में राइट विंग है। राइट विंग को आप केवल हिंदू धर्म से ना देखें या रेडिकलिज्म को आप मुस्लिम धर्म से ना देखें, दैट इज अ नेचुरल फिनोमेना, इट एग्जिस्ट एवरीवेयर, राइट, ये ध्यान रखिएगा। ओके, सो टेररिस्ट मूवमेंट इन पंजाब ग्रू ड्यूरिंग 1980s, यहां भी आपको देखने को मिलता है कि हमारा बहुत बड़ा एक कॉन्फ्रंटेशन होता है पंजाब में भी। सो पोस्ट 1980s में अगर हम देखें, सो पोस्ट 1980s में 1989-90 से जब अफगानिस्तान में जो ग्लोबल जिहाद है वो एंड पे था, पाकिस्तान क्योंकि उस ग्लोबल जिहाद का सबसे आगे बढ़ने वाला मेंबर था, वहां पर जितने भी बेरोजगार हो गए थे लोग, क्योंकि अल्टीमेटली रशिया को उन्होंने भगा दिया था अमेरिका की सहायता से। अब ये लोग क्या करते, इनके पास बढ़िया था कि भारत की सीमाएं अगर ऐसे है, यहीं पर पाकिस्तान अफगानिस्तान है, ये इन्होंने इंटरफेयर करना शुरू किया और कश्मीर की प्रॉब्लम ब्लोन अप हो गई। इंडियन होम ग्रोन इश्यूज भी हैं, जैसे इंडियन मुजाहिदीन, ये अर्ली 2000s के दशक में काफी एक्टिव रहे, इन्होंने काफी ब्लास्ट किए पर इनको फिर कंट्रोल कर लिया गया। इसके अलावा पाकिस्तान एडेड जैसे 26/11 है, या पुलवामा का अटैक है, या फिर अक्षरधाम मंदिर पे अटैक है, या फिर हमारे पार्लियामेंट पे अटैक है, ये तो बहुत सालों से पड़ ही रहा है, चल ही रहा है। ठीक है, ठीक है, ओके। सो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, जो जैसे अभी आप देखोगे सिद्धू मूसेवाला की मर्डर में जो चीजें आई हैं, चाहे वो काला जथेड़ी नाम के, आपको शायद नहीं पता हो पर मैं बता दे रहा हूं, 2-4 नाम उनका ध्यान रखना। काला जथेड़ी वेरी नियर फ्रॉम सोनीपत, ठीक है, लॉरेंस बिश्नोई एंड आल्सो अदर पीपल हु आर इन सिटिंग इन कनाडा अमेरिका, जिनको एनआईए पकड़ रही है। ठीक है, ये सब भी एक तरीके से ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है, क्योंकि ये एंटरप्राइज की तरह इनका बिजनेस है, राइट, तो ये ध्यान रखना। ये मिल जाते हैं, ये जब मिल जाते हैं एक्सटर्नल सेक्टर से, क्योंकि आप देख रहे हैं इन सब ग्रुप्स को, पंजाब में बहुत सारे ग्रुप्स को आईएसआई क्या करती है, सपोर्ट करती है, ड्रोन से माउजर और इटालियन पिस्टल्स, चाइनीज जो ग्रेनेड्स, ये सब सप्लाई कर जाते हैं। तो ये भी क्या है, हमारे लिए बहुत बड़ा एक चैलेंज है। हैदराबाद में मक्का मस्जिद में यार आप बताओ, अभी उस पे क्लोजिंग रिपोर्ट तो मेरे ख्याल से नहीं लगी है, उसमें राइट विंग हिंदूज का भी नाम आया था, हिंदुज्म का भी नाम आया था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग साध्वी प्रज्ञा, इन सब का भी नाम आया था, राइट। अभी आप स्टेटस रिपोर्ट क्या है, मैंने लेटेस्ट स्टेटस रिपोर्ट नहीं पढ़ी है, क्या है, इट इज द प्रॉब्लम ऑफ रेडिकलिज्म इज एवरीवेयर, राइट, सो दैट इज द फर्स्ट थिंग आई एम। हाँ, साध्वी प्रज्ञा है, उनको 8-10 साल जेल में रही है वो, उसके बाद कोर्ट ने छोड़ दिया है, राइट। तो रेडिकलिज्म है, जब रेडिकल जानते हो आप, ठीक है, चलो ये सोचो जो एक्सट्रीमली क्या है, मोटिवेटेड है, और एक्सट्रीमली क्या है, ब्रेन वॉश्ड है, वो रेडिकल है, जो कॉमन पीपल से अलग हो गया है और वो किसी भी हद तक जाने को तैयार है अपने, पर्टिकुलरली रेडिकलिज्म हम यूज करते हैं रिलीजियस सेंस में, ठीक है, जो नेगेटिवली किसी भी हद तक जा सकता है और टेररिस्ट एक्टिविटी में भी शामिल हो सकता है। हाँ, जो भी है, अरे ठीक है कृष्ण मोहन, जो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। चलो पोस्ट 1980s का जो है, आप देखते हो आर्म्स ट्रैफिकिंग, भारत में आर्म ट्रैफिकिंग होती है हवाला के जरिए, ठीक है, एक तरीके से ब्लैक मनी के जरिए ड्रग ट्रैफिकिंग, ये सब, और स्मॉल आर्म्स का इन्फिल्ट्रेशन इंडिया में, साथ में माओइज्म भी, ये भी अपने आप में लगातार बढ़ती हुई इंटरनल सिक्योरिटी की समस्या है। फेक करेंसी, आप कभी जिंदगी में जाएंगे, जब ऑफिसर बन जाएंगे, मालदा एक जगह है बंगाल और बांग्लादेश के बॉर्डर पे, यहाँ के लोगों का जो प्रमुख काम है, ठीक है, सिक्योरिटी फोर्सेस के अनुसार बहुत बड़ा नेटवर्क यहाँ पर काउंटरफीट करेंसी का है, मतलब नकली भारत की करेंसी भारत में खपाने का है, और उससे करोड़ों रुपए बनाए जाते हैं, राइट। नेशनलिज्म गुड और बैड, भैया नेशनलिज्म गुड है और क्या है, नेशन में रहना है तो नेशनलिज्म तो करना चाहिए हर किसी को, हम तो इसके पुरजोर सपोर्ट है, पर नेशनलिज्म वो होना चाहिए जिसमें सारे धड़े मिले हुए हो, ठीक है, सो नेशनलिज्म इज गुड, नो डाउट। हाँ, डीप फेक भी है। सो आप देखोगे मोस्ट रीसेंट प्रॉब्लम है साइबर सिक्योरिटी, चाहे एक व्यक्ति जो स्नो डाउन था उसने रिवील किया बहुत सारा कि एस्पियोनेज कैसे होता है, विदेशी अमेरिका का व्यक्ति था, इसने बताया कि फॉरेन जो आपकी एजेंसीज हैं वो किस हद तक साइबर से चीजों को चुरा लेती हैं, चाहे अमेरिका हो, जर्मनी हो, रशिया हो, एक दूसरे के जो भी एसेट्स हैं उनके बारे में जानकारी रखते हैं। एक मित्रोखाइन आर्काइव्स करके किताब है, उसमें भी है कि केजीबी ने कैसे इंडिया में अपना पूरा नेटवर्क बना रखा था। केजीबी क्या है, रशिया की जो सोवियत रशिया की जो एक जैसे RANW या ISI की तरह एक जो एजेंसी है, ठीक है, वो ओके। सो रिलीजियस नेशनलिज्म जब हो जाएगा तो वो नेशनलिज्म को प्रभावित करने लगेगा, वो एक तरीका है नेशनलिज्म को दिखाने का, रिलीजन और नेशनलिज्म मिक्स हो जाए तब है वो हर किसी में हो सकता है, पर उसका दायरा लिमिट होना चाहिए, वो पूरे नेशनलिज्म के क्लाउड पे सबसे बड़ा एक तरीके से पदचिन्ह वाला नहीं होना चाहिए, क्योंकि फिर माइनॉरिटीज को लगता है कि हमारी जगह कहाँ है, ठीक है, ओके। सो अभी आप ये भी देखते हैं कि सोशल मीडिया एक बहुत बड़ा रेडिकलाइजेशन और चैलेंज बनकर उभरा है, इससे कोई आप वाकिफ है। साथ में इंडिया ने बहुत सारे रीसेंट टाइम्स में ब्लॉकेज किया है ट्विटर हैंडल्स का, पर्टिकुलरली पाकिस्तान चाइना से ओरिजिन जिनका है या विदेशों से भी। पाकिस्तान का एक मेजर गोल यही है कि इंडिया में कम्युनल स्ट्राइक कराई जाए, और क्योंकि दैट इज द मेजर गोल, पाकिस्तान इन इटसेल्फ विल नेवर बी फ्रेंड ऑफ इंडिया बिकॉज़ द आइडियोलॉजी इज डिफरेंट। इवन देयर मे बी फेसेस कि जहां पाकिस्तान के साथ हमारे रिश्ते थोड़े सही हो सकते हैं, पर पाकिस्तान इज बेस्ड व्हाटएवर इंडिया इज नॉट इज पाकिस्तान, राइट। सो दिस इज शुड बी क्लियर। सो खैर इसके अलावा नॉर्थ ईस्ट के स्टूडेंट का एक्सोडस हो, मतलब भगाए जाना साउथ की कंट्री से कुछ साल पहले हुआ था, या तमिलनाडु से थोड़े दिन पहले बिहार झारखंड के लोगों को भगाया जाना, मुजफ्फरनगर के दंगे 2013 में होना, आई कम फ्रॉम मुजफ्फरनगर, बहुत ही मेरे गांव के बिल्कुल पास ये शुरू हुए थे, राइट। सो 2013 के बहुत भयंकर दंगे, ओके। सो कन्वेंशनल वॉरफेयर जो पहले टैंक बारूद और ट्रूप्स के जरिए होता था, उससे धीरे धीरे ये समझ में आने लगा कि ये तो बहुत ज्यादा हाईलाइट में आता है और विरोध होता है। सो व्हाई नॉट डू टू अनकन्वेंशनल वॉरफेयर, तो जैसे पाकिस्तान जो हमारे देश में करता है बाय क्रिएटिंग एजेंट्स यहां पर और इन्फिल्ट्रेशन करा के, दैट इज अनकन्वेंशनल वे ऑफ, ठीक है। सैयद तौसीफ, आपको आपके जो प्रश्न है भाई बहुत ही अलग आ रहे हैं। व्हाई वुड यूएसए स्टार्ट टेररिज्म? नो, टेररिज्म का बहुत पुराना इतिहास है भाई, 1700 के लास्ट में 76 के करीब आता है यूएसए, आप पढ़ोगे उससे पहले का इतिहास है, इंडिया में ही बहुत पुराना इतिहास है, ठीक है। यस, फॉर देयर पर्सनल गेन दे हैव यूज्ड द पीपल, बट देन दे हैव नॉट बीन एबल टू यूज ऑल द पीपल, राइट। सो देयर एग्जिस्ट रेडिकलाइजेशन, अब विचारधारा कहीं पर, और उसको यूएसए क्या करता है, यूज करता है। पर ये जो थॉट है कि ये एक बिल्कुल ही जिसे मैं कहूंगा व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाला थॉट है कि यूएसए करता है, सब यूएसए करता है और सब हम सब बढ़िया, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। ये आप अगर एकेडमिकली पढ़ेंगे तो ये स्टेटमेंट गलत है। यूएसए अपने इंटरेस्ट के लिए लोगों को यूज करता है, पर फिर यूएसए सारी दुनिया में क्यों नहीं कर पा रहा है, ये भी एक प्रश्न है, राइट। सो टोटली यूएसए को ब्लेम करना इज नॉट पॉसिबल। यूएसए कब का अफगानिस्तान छोड़ के जा चुका है, यूएसए से पहले भी अफगानिस्तान में चीजें दिक्कतें थी, अभी भी है, राइट। यूएसए जब मेजर पावर्स आती हैं तो डेफिनेटली इशू है, बट यूएसए को ब्लेम कर देना इज नॉट अ सॉल्यूशन, ठीक है। हाँ ठीक है, वो सही है, पर अभी यहाँ तो एक काम कर लो, ये जो पढ़ा रहा हूँ इसमें अगर इंटरेस्ट नहीं आ रहा है क्या, ये अच्छा नहीं लग रहा,
ये अच्छा लग रहा है तो इससे प्रश्न आने चाहिए, यहां पर कोई दिक्कत है तो प्रश्न पूछिए, ठीक है। तो बस अपने प्रश्नों को यहां तक रखिए। अब यूएसए और सोमालिया युगांडा के बारे में ठीक है, कंटेक्स्ट है, पर थोड़ा, और ये पॉलिटिकल प्रश्न ना पूछें अभी, ठीक है। मैं सब चीज धैर्य से सुने, मैं जब भी किसी चीज को एड्रेस कर रहा हूं तो मैं एक्स वाई जेड और तीनों चारों एलिमेंट को बनाने की कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि वही अच्छा आर्गुमेंट होता है सर, ठीक है। स्टेट स्पॉन्सर टेररिज्म क्यों होता है? स्टेट स्पॉन्सर टेररिज्म इसलिए होता है कि स्टेट अपने जो गोल्स हैं उनको कन्वेंशनल वे में नहीं करके अनकन्वेंशनल वे में क्या करना चाहती है, पूरा करना चाहती है। पाकिस्तान इंडिया से लड़ नहीं सकता, तो क्या करेगा? स्पॉन्सर करेगा किसको? वहां पर बैठी हुई जो तंजीमें हैं उनको, चाहे वो जमातुल दावा हो, हरकतुल मुजाहिदीन हो, लश्कर तैयबा हो, हरकतुल जिहाद हो, व्हाटएवर नाम इधर उधर रख सकते हैं, या लेटेस्ट जो द रेजिस्टेंस फोर्स टीआरएफ, इसका ये कुछ बदला नहीं है कश्मीर में, द रेजिस्टेंस फोर्स, ठीक है। ओके चलो अभी, सो इसके अलावा हमारे देश में सोशल इकोनॉमिक रिलीजियस और सेक्टेरियन फॉल्ट है। इसका क्या मतलब है? बहुत लोग बहुत गरीब है, बहुत अमीर है, किसी गरीब व्यक्ति को गरीबी से निकलने के लिए 10 लाख रुपए दे दो, कह दो ये ग्रेनेड फेंक देना, ऐसा बहुत बार होता है। 500 रुपए में लोग पकड़े गए हैं जो ग्रेनेड फेंक के आ जाते हैं, सीआरपीएफ के जो वो लगे हुए हैं वहां पर नाके कश्मीर में, पकड़े गए हैं, ठीक है। रिलीजियस, हमारे देश में जो धार्मिक संगठन है वो एक दूसरे से लड़ने के लिए बेताब रहते हैं, मौका ढूंढते हैं। जैसे मैंने आपके इसके में है नहीं, पर यहाँ पर प्रतीक ने जो इंस्टीट्यूशनल राइट सिस्टम बोला था, राइट सिस्टम पॉल ब्रास का काम है, इसमें बहुत गहरा। साथ में आप एमजे अकबर की बुक भी पढ़ना चाहें पढ़ सकते हैं, राइट्स आफ्टर राइट्स, इसकी फारूक इंजीनियर की बुक पढ़ सकते हैं, पर वो अभी आपको पढ़ना नहीं है, पर मैं बता रहा हूँ, कभी इनके बारे में द हिंदू में आए तो पढ़ लीजिएगा, या जो आपके इंडियन एक्सप्रेस में आए, ठीक है। और यहाँ पर साइकोलॉजिकल वॉर होते हैं, साइकोलॉजिकल वॉर। आप देखो, अभिनंदन गया और उसने F-16 को शूट किया, और DGISPR जो है, इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशन, ठीक है, डायरेक्टर जनरल पाकिस्तान में, वो ट्वीट करते हैं और एक नैरेटिव बनाते हैं, और वो नैरेटिव को इंडिया में भी लोग एक्सेप्ट करते हैं, ठीक है। तो आप, वो तो ये शुक्र है ऊपर वाले का कि बांग्लादेश अलग देश है, नहीं तो हमारे यहाँ के पॉलिटिशियन तो यही कहने लगते हैं कि बांग्लादेश कभी बना ही नहीं, 71 की वॉर कभी इंडिया जीता ही नहीं। दैट इज अ प्रॉब्लम दैट वी हैव, राइट, एंड वी शुड एक्सेप्ट इट। हैविंग सेड दैट, कई बार ये भी देखने को मिला है कि पॉलिटिकल एंड्स के लिए भी पॉलिटिकल पार्टियां नेशनलिज्म को बढ़ावा देती हैं अपने पॉलिटिकल एंड के लिए, उसको भी स्वीकार करना जरूरी है, ठीक है। देन देयर इज फोर्थ जनरेशन वॉरफेयर। ये है विलियम लिंड, एक प्रोफेसर है, उनका काम है इस पे, फोर्थ जनरेशन वॉरफेयर। ये क्या है? फोर्थ जनरेशन वॉरफेयर है जहां पर एनिमी और कॉमन सिटीजन में कोई अंतर नहीं रह जाएगा, आपको एक्सटर्नली कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। बाजार में, घरों के अंदर, यूनिवर्सिटीज में प्रोफेसर दिखेंगे जो किसी आइडियोलॉजी पे काम कर रहे हैं। अगर आप पढ़ते हैं न्यूज़पेपर तो आपने एल्गार परिषद, जो कि महाराष्ट्र में एक भीमा कोरेगांव इंसिडेंट, और सुधा भारद्वाज, स्टैन स्वामी, इनका नाम सुना होगा, जो कि हाईली इंटेलेक्चुअल लोग हैं, और यही है, ये एनआईए ने पकड़ रखे हैं, जेलों में यूएपीए के तहत बंद हैं, यही फोर्थ जनरेशन वॉरफेयर है, राइट। अर्बन नक्सल जिन्हें हम कह सकते हैं, अर्बन एरिया में घर घर में बैठे हैं, राइट। सो ये, और ये कोई राइट विंग प्रोपेगेंडा नहीं है, दिस इज नॉट राइट विंग प्रोपेगेंडा, इट इज रियल, इट इज हैपनिंग अराउंड यू, अराउंड मी, एवरीवेयर, राइट। सो मैंने कुछ नाम भी बनाए, ये जब भी नाम आए आपको अखबार में देखना है, एल्गार परिषद, भीमा कोरेगांव इंसिडेंट, ठीक है, जब भी ये आए तो देखना है भीमा कोरेगांव, ठीक है। उसका एक इतिहास दूसरा भी है, मराठा, जो कि महाराष्ट्रियन जो दलित एसोसिएशन है, उससे भी रिलेटेड है, पर इसका कहीं ना कहीं ऐसा भी उपयोग करा गया जो एंटी नेशनल एक्टिविटीज के लिए इसको बदनाम कर दिया गया, या लोगों ने हाईजैक कर लिया, जो भी है। प्रोफेसर साई बाबा, दिल्ली यूनिवर्सिटी इंग्लिश के प्रोफेसर, यस यस, राइट। सो अच्छा, असुर सीरीज भी आ गई है इस पे, ओके, आई डिडंट नो दैट, ओके, आकांक्षा गोयल, ओके ओके ओके, गुड टू नो, ओके, कुंदन, ठीक है। फोर्थ जनरेशन क्या है, हिस्ट्री क्या है? फोर्थ जनरेशन वॉरफेयर की हिस्ट्री है जी, पहला जनरेशन वॉरफेयर, सेकंड, थर्ड शुरू होते हैं, फर्स्ट जनरेशन 1600 में जाता है, ठीक है, और फिर लड़ाइयां होती है, सेकंड जनरेशन वर्ल्ड वॉर, और उसके बाद थर्ड जनरेशन, और फोर्थ जो जनरेशन वॉरफेयर है वो लेटेस्ट, उसके भी बाद आ गए हैं, पर ये 1960-70s में ये कॉन्सेप्ट दिया था विलियम लिंड ने, जहां पर कि जो आर्मीज है फाइट नहीं करेंगी, रादर उनके प्रॉक्सीज फाइट करेंगे, ठीक है, ओके। तो अभी जरा ये बॉटिंग बंद करो, अभी हम आने दो चीजों को आगे, ठीक है। सो अगर हम देखें कि हमारी पुलिस भी क्या है, बहुत ज्यादा डेवलप नहीं है, ये भी देखते हैं कि ये बहुत चीजों को सॉल्व करने में नाकाम रहती है, ठीक है, क्योंकि हमारे पास हथियार नहीं है, लोगों के इतने ज्यादा, हमारे पास लोगों की, पुलिस के पर्सनल नहीं है। अगर मैं बात करूं पूरे के पूरे आपके यूएन के हिसाब से अराउंड 222 लोग होने चाहिए 1 लाख पुलिस पे, 1 लाख लोगों पे। हमारे यहाँ लगभग 140 लोग पुलिस वाले हैं 1 लाख पॉपुलेशन पे, ठीक है। तो अपने आप में पुलिस हर तरीके से, बहुत तरीके से नाकाम है। और इफेक्टिव बॉर्डर मैनेजमेंट भी दिक्कत है, क्योंकि हमारे यहाँ बहुत सारी क्या है, डिफरेंट फोर्सेज हैं, जैसे एसएसबी इंडिया नेपाल के बॉर्डर को देख रही है, आईटीबीपी इंडियन तिब्बत के बॉर्डर को देख रही है, बीएसएफ आपका त्रिपुरा बांग्लादेश और उधर पाकिस्तान के बॉर्डर को देख रही है, राइट। असम राइफल्स नॉर्थ ईस्ट में देख रही है। तो यहाँ पर कई जगह इंटीग्रेशन का भी अभाव हमें देखने को मिलता है, ठीक है। बताएंगे भाई साहिल शर्मा जी, रुके रहिए, ठीक है, बताएंगे उसके लिए भी कैसे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। वेपन ड्रग्स, और अभी यहाँ पर अगर मन नहीं लग रहा है तो चुपचाप बैठे रहो, ठीक है। टाइपिंग यहाँ से कुछ पूछना है तो पूछिए, देखिए क्लास में आप बॉटिंग करें, बहुत सारे सीरियस बच्चे भी हैं, ठीक है, समझिए, आएंगे क्वेश्चन, प्रश्न हम लिख के लाए हैं, आपको मिल जाएगा, ठीक है, परेशान ना हो, संयम बरतें। इसके अलावा 1980 के बाद और 1980 में हम एक और फिनोमेना देखते हैं कि नॉर्थ ईस्ट में इन पर्टिकुलर, क्योंकि 71 में आपको पता होगा कि इंडिया और पाकिस्तान की वॉर हुई थी, इंडो पाक वॉर हुई थी, ठीक है। वहां पर हम देखते हैं उससे भी पहले जो पाकिस्तान की फिलॉसफी क्या थी, माइनॉरिटीज के प्रति अत्याचार बांग्लादेश में, वहां से बहुत सारे लोग भाग भाग के इंडिया में आते हैं, ठीक है। और इवन वहां पर जो अत्याचार हुए थे उसके बाद 70s के शुरू में और फिर 71 की वॉर के बाद तक भी बहुत सारे, चाहे हिंदूज हो या मुस्लिम, इमिग्रेशन आते हैं साथ में। वहां से फिर इमिग्रेशन जो, वहां से माइग्रेशन जो है लगातार चलता रहता है। ये बहुत बड़ी समस्या है इलीगल बांग्लादेशीज का भारत में होना। साथ में अगर आप देखोगे चकमा ट्राइब है नॉर्थ ईस्ट में, ठीक है। ये भी कहीं ना कहीं चिटागोंग एक जगह है, जिले का नाम है, आपको पता होगा, जहां पर सूर्य सेन भी जो मास्टरदा थे 1930s में, जिन्होंने रिवोल्ट किया था, वहां से थे, और ये लोग भारत में इन्फिल्ट्रेशन करते हैं। इसके अगेंस्ट पूरे नॉर्थ ईस्ट में एक माहौल बनता है, पर्टिकुलरली आसाम में बड़ा, ठीक है, चीजों को हाँ, बीएसएफ एसएसबी इन सब का इंटीग्रेशन का लैक है, डेफिनेटली, ठीक है। ऐसा भी कहा गया है कि क्यों ना हम एक बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स बनाएं, परंतु बॉर्डर सिक्योरिटी अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज है। अगर मैं भारत की बात करूं तो यहाँ पर 47 और 48 डिग्री टेंपरेचर होता है, और यहाँ पर -30 डिग्री टेंपरेचर होता है, ठीक है। और यहाँ पर दलदल है, और यहाँ पर भी दलदल है, गुजरात में और नॉर्थ ईस्ट में दलदल है, ठीक है। नॉर्थ ये वाला बांग्लादेश बॉर्डर पे, यहाँ वाला जो चैलेंज है वो अलग है, जो असम राइफल्स देख रही है, ठीक है। तो ये आपस में लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन है इनमें, फ्रेगमेंटेड बॉर्डर्स हैं, ठीक है। और माइग्रेशन थ्रेट कैसे होता है, हमारी डेमोग्राफी बदल जाएगी। भाई एक बात बताइए, बांग्लादेश से जो व्यक्ति आ रहा है वो भारत से तो ज्यादा रेडिकलाइज्ड है। रोहिंग्याज जो आ रहे हैं वो तो बहुत रेडिकलाइज्ड कम्युनिटी है। रोहिंग्याज के ऊपर जो अत्याचार म्यांमार में हुआ उसका बदला लेने के लिए बोध गया में बॉम्ब ब्लास्ट किया गया। ये बहुत बड़ी इंटरनल सिक्योरिटी चैलेंज है हमारे लिए, क्योंकि हमारे यहाँ जो भी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हैं वो बहुत हद तक क्या है, मेजॉरिटी ऑफ जनता सेक्युलराइज्ड है, क्योंकि कल्चर और पॉलिटिकल रिजीम आपका आउटलुक तय करती है। बांग्लादेश में ऐसा नहीं है, हाईली रेडिकलाइज्ड, और रोहिंग्याज हाईली रेडिकलाइज्ड, इसमें कोई शक नहीं है, राइट। या फिर लिट्टे एलटीटी भारत में आते हैं, सो दे कैन नॉट एवर अंडरस्टैंड हाउ डज पीपल ऑफ इंडिया आर लिविंग टुगेदर रिलेटिवली विद वेरी पीस, ठीक है।
ओके, फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर इंटरनल सिक्योरिटी। देखो इंटरनल सिक्योरिटी के लिए क्या क्या, पुअर कन्विक्शन रेट। भारत में बस क्या होता है, बहुत सारे लोगों के ऊपर एक तरीके से भारत में बहुत सारे लोगों के ऊपर आपका केस तो हो जाते हैं पर वो केस में सजा नहीं मिलती, तो इसको बोलते हैं कन्विक्शन रेट। ये बहुत पुअर है। अगर XYZ ने क्या किया, एक अपराध किया और उसको पता है कि भाई मैं तो छूटी जाऊंगा या बेल पे लेके बाहर आ जाऊंगा, 10 साल तक मौज करूंगा, बार बार क्राइम करते हैं, एक ही बार में बेल मिलती रहती है और कन्विक्शन होता नहीं है। जो अपोजिट मेंबर है, गवाह हैं, दे आर किल्ड और कॉम्प्रोमाइज। ठीक है, कास्ट कॉन्शियसनेस, लोगों को जाति, मैं इस जाति का, उस जाति का, ठीक है, प्राइड, ये जो बात है, और एक दूसरे के प्रति एंटागोनिज्म, इनइक्वल ग्रोथ। भारत में ऐसी भी जगह है जहां पर ग्रोथ रेट इज वेरी लेस। उड़ीसा में जाइए, जो प्रिमिटिव ट्राइब ग्रुप्स हैं वेरी पुअर। झारखंड में जाइए, बिहार में जाइए, आई हैव बीन टू दीस प्लेसेस माय सेल्फ एंड गो टू इनटू अर्बन इंडिया, कहीं का भी अर्बन इंडिया, दे हैव ओवर कंजम्पशन, बिग कार्स एंड एवरीथिंग, राइट। सो पॉवर्टी है, अनएम्प्लॉयमेंट है, जुडिशियल प्रोसेस बहुत टाइम लगता है, 20-20 साल लग जाते हैं, रिसोर्स का डिस्ट्रीब्यूशन सही नहीं है, हैव और हैव नॉट्स मतलब अमीर वेरी, द वॉइड, द शिज्म या फिर डिफरेंस बिटवीन द पुअर एंड द रिच इज ग्रोइंग, एवर ग्रोइंग, बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ रहा है। करप्शन है, जब करप्शन होगा तो ऑब्वियसली आप जनता को सही से सर्व नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट है क्रिमिनल्स, पुलिस और पॉलिटिशियंस के बीच में। इसका क्या मतलब है, ये तीनों जो इंपॉर्टेंट धड़े हैं हमारे समाज के, पुलिस, पॉलिटिशियंस और क्रिमिनल, ये आपस में मिल गए हैं, क्योंकि क्रिमिनल्स का यूज पॉलिटिशियंस करते हैं अपने पॉलिटिकल एंड के लिए, और साथ में पुलिस तो ऑब्वियसली जिसकी सरकार जिसकी लाठी उसकी भैंस, वैसा वाला हाल हो जाता है। लैक ऑफ डेवलपमेंट है हमारे यहाँ बहुत जगह पर, कम्युनल डिस्कॉर्ड है, कम्युनल मतलब कम्युनिटीज के बीच में आपस में मतभेद हैं, राइट। राइट्स इसीलिए होते हैं। हॉस्टाइल नेबर्स हैं, हमारे जितने भी पड़ोसी हैं वो बस अपने तो बर्बाद हैं और हमें बर्बाद करने को बेताब रहते हैं। तो चाहे बर्बाद का मतलब चाइना इज रिलेटिवली बेटर हमसे, बट स्टिल उनका तो स्टेट एजेंडा है कि इंडिया को क्या करना है, इंटरनल सिक्योरिटी चैलेंज में उलझाए रखो ताकि ये रिसर्च डेवलपमेंट ना करे एंड दे कैन नॉट एजुकेट देयर पॉपुलेशन, राइट। लिविंग इन आइसोलेशन, देन देयर इज दिस गेटोइजेशन वेयर कम्युनिटीज आर लिविंग अकॉर्डिंग टू द कॉलोनीज, सेपरेट कॉलोनीज, राइट, दे कैन नॉट लिव वन विद ईच अदर। ये जो दिक्कत है, ये भी बहुत हमारे यहाँ दिक्कत है। डिफिकल्ट टेरेन, बहुत जगह पर डिफिकल्ट टेरेन है, वहां पर अभी भी, जैसे अगर मैं बात करूं जो झारखंड, अगर झारखंड का मैप कुछ ऐसा है, ठीक है, ये जो एरिया है झारखंड में नीचे वाला, सॉरी छत्तीसगढ़ का ये जो एरिया है, जो कि आपका दंड करने रेंज है, करने रेंज यहाँ पर सुकमा डिस्ट्रिक्ट आपको देखने को मिलेगी। सो ये डिफिकल्ट टेरेन है, यहाँ पर अभी भी विकास पहुंच नहीं पाया है। ये सब बहुत महत्वपूर्ण चीजें हैं जिसकी वजह से हमें इंटरनल सिक्योरिटी के चैलेंजेस को क्या सामना करना पड़ रहा है। ठीक है, सोशल डाइवर्सिटी भी जो है एक इंटरनल सिक्योरिटी के लिए थ्रेट हो सकती है। सोशल डाइवर्सिटी एक यूनिटी इन डाइवर्सिटी हम बोलते हैं, पॉजिटिव एस्पेक्ट है, पर थ्रेट भी हो सकती है। कैसे हो सकती है, ठीक है। सो आप ये देखेंगे कि हमारे सर्वाइवल के लिए डिपेंड करती हैं बहुत सारी चीजें, पावर, वेल्थ, ज्योग्राफी, ठीक है। अभी आप भारत में देखो तो कल्चरल डाइवर्सिटी है बहुत हद तक, ठीक है। हमारा समाज फिर भी देखो धर्म, कर्म, जातियों में बटा हुआ है, सोशल स्ट्रैटिफिकेशन है, मतलब मतभेद है और बंटवारा है जातियों के आधार पे, धर्म के आधार पे, ऐसा हमें देखने को मिलता है, ठीक है। सो आप देखेंगे इंडियन सोसाइटी स्टेबल रही है बहुत सालों से, मेजर कल्चरल ब्रेकडाउन नहीं हुआ है, मतलब इंडस वैली सिविलाइजेशन से ही अभी तक अगर देखेंगे चीजें बहुत हद तक कंटिन्यूएशन में रही है। पर अभी ये हम देखें तो पर इसका ऐसा नहीं है कि हमारे में मतभेद नहीं है। भारत में आर्यन और द्रविडियन के बीच में क्या है, मतभेद पैदा करे गए हैं, परंतु ये एक दूसरे के करीब भी रहे हैं। तो द्रविडियन एक रेस है, आर्यन एक रेस है, और वैसे तो इसका क्रिटिसिज्म भी किया जाता है कि ऐसी कोई बड़े मतभेद नहीं है और ये केवल और केवल एक तरीके से अंग्रेजों ने पैदा किए थे, पर उसका साइंटिफिक जो एंड है अभी पता नहीं है कि आर्यन बाहर से आए या यहीं से थे। और उसके ऊपर लेटेस्ट राखीगढ़ी में जो एक एग्जीबिशन हुआ था स्केलेटन का, उसका डीएनए परीक्षण किया था, उससे कुछ नई नई चीजें आती है। बट ये एक हमारे में क्या रहा है, एक दिक्कत रही है, इसको यूज करा गया है, ठीक है। और साथ में हमारे देश में कल्चरली हिंदू मुस्लिम एग्जिस्ट होते रहे हैं, और क्रिश्चियंस, हिंदू, जैन, मुस्लिम, क्रिश्चियंस, ये सारे को एग्जिस्ट करते रहे हैं बिजनेस में, एक साथ पार्टनरशिप में, गवर्नमेंट में, या फिर कल्चरल एस्पेक्ट में, बॉलीवुड में, खेलों में। आप देखोगे हर धर्म के व्यक्ति हमारे कैप्टन रहे हैं, लीडर्स रहे हैं, सभी को हम प्यार भी करते हैं, ठीक है। पर हमने ये भी देखा है कि इतनी सारी डाइवर्सिटी तो है, पर हमारे कांस्टेंट सेंस ऑफ यूनिटी भी लगातार आती रही है। यही लड़ाई है कि क्या हम डाइवर्सिटी को एज अ सोर्स बना पाएंगे अपनी यूनिटी का या नहीं। दैट इज द चैलेंज वी हैव, ठीक है। अब देखो, और इसके अलावा कम्युनल फायर बहुत एक दिक्कत भरा मुद्दा है। कम्युनल जो सोसाइटी के एलिमेंट्स हैं, कम्युनिटीज, वो आपस में क्या है, बहुत सारी उसकी दिक्कतें हैं। केवल ये कहते ना वो ये तो अभी हो गया, ऐसा नहीं है। हिस्टोरिकल कारण है उसके। आजादी से पहले जो कम्युनिज्म आपको देखने को मिलता है उसका तो कुछ भी नहीं है। भारत का विभाजन ही कम्युनिज्म की वजह से हुआ है। तो क्या सोसाइटी केवल दो फाड़ कर देने से देशों के खत्म हो जाती है? क्या सब कुछ बैंडेज लग जाता है? नहीं। जो फिशर्स पहले से हैं, जो जख्म हैं, वही उभर के आते रहते हैं, चाहे पार्टीशन का हो, चाहे राइट्स का हो, चाहे मंदिर मस्जिद का मसला हो। इनको एमिकेबली सुलझाना बहुत जरूरी है, समझ के साथ, समाज के साथ, राइट। ओके, सो हम देखते हैं कि रिच कल्चर तो रहा है और हमने पॉलिसीज भी बनाने की कोशिश करी है कि भारत में एक समाज बने, बट स्टिल पेटी एलिजेंस, छोटे-छोटे मुद्दों पे, छोटे-छोटे चीजों पे हमारे यहाँ बहुत सारी दिक्कतें भी देखने को मिली हैं। पोलराइजिंग फोर्सेस हैं। पोलराइजिंग फोर्सेस का मतलब है कि ऐसी फोर्सेस जो पोलर, मतलब नेगेटिव पॉजिटिव जैसे होता है ना, उसमें हिंदू मुस्लिम, हिंदू सिख, या फिर XYZ कम्युनिटीज के बीच में मैती और आपके जो मणिपुर में चल रहा है, राइट, या चकमास के प्रति, ऐसे बहुत सारे एलिमेंट्स हैं जो कि लगातार इस कोशिश में रहते हैं कि वो अपना बेनिफिट ले लें, राइट। सो ये भी हमें देखने को मिलता है लगातार। चकमा ट्राइब्स का ये इशू है कि बेटा कि चकमा बांग्लादेश से ओरिजिन होके, और कुछ भारत में भी लगभग 4-5 लाख बांग्लादेश में, भारत में, म्यांमार में, 3 देशों में फैली हुई है। ये भारत में बांग्लादेश से भाग के आए, तो वहां पर क्योंकि ये बाहरी थे, बांग्लादेश से आए थे, तो लोकल लोगों को लगा ये हमारी, और अरुणाचल तक पहुंचे हैं, ये हमारे जो इंटरेस्ट है उन पे क्या करेंगे, कब्जा कर लेंगे। तो ये इशू है, ठीक है। और हमारे देखोगे कि माइनॉरिटी ग्रुप्स भी हैं जो कि रिलीजन और लिंग्विस्टिक आधार पर बटे हुए हैं, परंतु हम देखते हैं कि मेजॉरिटी जो हिंदू रिलीजन है उसमें भी बहुत सारे शिज्म हैं, उसमें भी अंदर बहुत सारे फाड़ हैं। भारत के हर रिलीजन में जाति व्यवस्था है, ध्यान रखिएगा, केवल हिंदू समाज में नहीं है। आप जाइए मुस्लिम समाज में, सिख समाज में, क्रिश्चियन समाज में, हर समाज में आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। अब ये भी देखते हैं कि सोशल डाइवर्सिटी एज एन इशू ऑफ सिक्योरिटी थ्रेट में डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस सही नहीं हो पाया है। डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस क्या है? डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड है कि समाज के क्या सभी वर्गों को जस्टिस मिल रहा है, क्या अपॉर्चुनिटी है उनके पास आगे बढ़ने की, ठीक है। अगर ये सही नहीं होगा तो ऑब्वियसली क्या होगा, लोगों में एक मतभेद होगा। पीपल विल फील दैट दे हैव बीन सर्व्ड इनजस्टिस। साथ में आप देखोगे सोशो इकोनॉमिक फ्रेजिलिटी, मतलब सोशल लेवल पे जाति, धर्म, जेंडर, इन सब में भी क्या है, आपस में द्वंद है। साथ में इकोनॉमिक एस्पेक्ट में लोग थोड़े दिन पहले सही से काम कर रहे थे, नाउ सडनली दे हैव बिकम वेरी पुअर। सो दीस आर द इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट वेयरएवर दे विल कम अप इन द सोसाइटी, देयर आर फोर्सेस टू लैच अपॉन इट। बाहर की विदेशी ताकतें या भारत के अंदर ही जो लोग हैं वो क्या है, इनके मौके ढूंढते हैं हमारे ही खिलाफ, हमारे ही देश के लोगों को यूज करने के। सो सोशल इकोनॉमिक इक्वालिटी, डेवलपमेंट, एजुकेशन, कोहेसिवनेस, साथ में मुद्दों को एमिकेबली सुलझाना, अगर हिस्टोरिकली भी चले आ रहे हैं, ये एक तरीका है। और सिक्योरिटी फोर्सेस भी, जिसके थ्रू हम कम्युनल या जो शिज्म है किसी भी आधार पे उसको सुलझाने में मदद मिल सकती है, ठीक है। सो आप देखोगे कि हायरार्की, अनइक्वल स्ट्रक्चर्स होते हैं,
ठीक है। हायरार्की क्या है, अब देखोगे जाति व्यवस्था के आधार पे देखो आप, तो यहाँ पर आपको बहुत सारी जाति व्यवस्था देखने को मिलेंगी। हर जाति इज सेइंग दैट वी आर अबव देन अदर्स, वी समबडी सेइंग ओके विद इन द दलित समाज आल्सो देयर आर कास्ट सेइंग हम दलित हैं पर हम ऊंचे दलित हैं, ठीक है। देयर इज दिस, तो इसको डॉक्टर अंबेडकर ने बोला ग्रेडेड इनइक्वालिटी, ग्रेडेड इनइक्वालिटी, ठीक है। ग्रेडेड कि हर कोई ये कह रहा है कि मैं तुमसे बड़ा हूं, मैं तुमसे बड़ा हूं, मैं तुमसे बड़ा हूं। ये जो हायरार्कीज है, ये जो हायरार्किकल अनइक्वल स्ट्रक्चर है भारतीय सोसाइटी का, ये भी हमारे देश में क्या करता है, प्रॉब्लम क्रिएट करता है फॉर इंटरनल सिक्योरिटी, क्योंकि राइट्स होंगे, क्योंकि मतभेद होंगे, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर देखो कम्युनलिज्म पॉसिबल आउटकम ऑफ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, कहीं पर भी एक छोटा सा कॉन्फ्लिक्ट होता है, जैसे मैं अगर मैं बात करूं मुजफ्फरनगर जिले में, मेरा जो अपना जिला है वेस्ट यूपी का, छोटी सी लड़ाई हुई, एक दो साइकिल आपस में जाके भिड़ गई, देयर इज ऑलवेज अ कम्युनल अंडरकरेंट, और वो क्या होता है, एक भैंस ने दूसरी भैंस को टक्कर मार दी, अब एक हिंदू की भैंस थी, एक मुस्लिम की भैंस थी, राइट। अब ये मुद्दा बन गया, राइट हो गए, इतना बहुत है भारत में तो, राइट। सो यू सी दैट, सो देयर इज ऑलवेज कम्युनल अंडरकरेंट्स एंड वी जस्ट फाइंड समथिंग कि जिससे हमें मौका मिल जाए शुरू करने का, क्योंकि हमारे यहाँ स्ट्रक्चरली भी क्या है, फॉल्ट लाइंस हैं, और वो स्ट्रक्चरली फॉल्ट लाइंस क्यों आ रही हैं कि या तो समाज में जातीय आधार पर या अन्य आधारों पर क्या है, मतभेद है। हाँ, सो यू विल सी दीस थिंग्स हैपनिंग, राइट। और बहुत सारी जगह पे ग्रुप जो होते हैं, बड़ी एक ग्रुप डोमिनेट करने लगता है, छोटे ग्रुप को लगता है कि हमारा शेयर फेयर हमें नहीं मिल रहा है, उनके लेजिटिमेट क्लेम्स हैं, लेजिट जो लॉ से आ रहे हैं, परंतु वो भी नहीं मिल रहे हैं। तो इससे क्या होगा, इससे लोगों में क्या होगा, म्यूचुअल डिस्ट्रस्टमेंट, डिसइल्यूजनमेंट होगा कि ये तो आपने देखा होगा, वो पाकिस्तान की एक दादी अम्मा बोलती है सर ये गवर्नमेंट तो बिक चुकी है, वैसा ही वाला होगा, फिर लोग ऐसे ही सोचेंगे, देखा है वो मीम आपने, हैव यू सीन दैट मीम, और डिस्टेंस, राइट, मिसट्रस्ट, एक दूसरे से मतभेद, ये देखने को आपको मिलेगा, राइट। सो दैट इज द इशू, राइट। सो अंटिल एंड अनलेस गवर्नमेंट, सो इट इज नॉट एन ईजी टास्क 140 करोड़ लोगों के बीच में इसको करना, और कुछ लोगों ने कसम खा रखी है कि उन्हें वायलेंस करना है, चाहे वो किसी भी धर्म से आते हो, और उन्हें डिस्ट्रक्शन करना है क्योंकि उससे उनकी पॉलिटिकल चीजें चल रही हैं, राइट। सो इट्स अ डिफिकल्ट टास्क टू जस्ट से कि ओ गवर्नमेंट फेल हो गई है, इट्स नॉट दैट इजी, गवर्नमेंट इज डेफिनेटली, इट इज ऑलवेज सोसाइटी व्हिच डोमिनेट्स, हां ठीक है। रिलेटिव डेप्रिवेशन का मतलब है कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से कंपेयर करके जब देखता है, ठीक है। सो दे फाइंड फॉर एन एग्जांपल, यू जस्ट सी इन मॉडर्न इंडिया पीपल आर हैविंग फ्लैशी फोन्स एंड समबडी हु फ्लैशी फोन्स, बिग कार्स एंड गुड इनफ, उन्होंने कमाया है, बट समबडी हु इज कमिंग फ्रॉम अ रूरल बैकग्राउंड, दे हैव दैट टेंडेंसी कि हमारे पास भी होता, तो रिलेटिवली एक व्यक्ति को जब दूसरे से गरीबी लगती है, वही रिलेटिव डेप्रिवेशन है, चीजों का ना होना रिलेटिव टर्म में। इसीलिए समाज में बहुत ऊंचा नीचा चीज होना इज नॉट गुड। एक इक्वल समाज रहे, कोई भी समाज पूरी तरह इक्वल नहीं हो सकता, क्योंकि इक्वालिटी अपने आप में नेचुरली प्रमोटेड चीज नहीं है, दुनिया में नेचुरली नेचर के द्वारा ही इक्वल चीजें नहीं बनाई गई हैं, ठीक है, तो ये ध्यान रखना। पर हम सब मिलके इंसान बनने के करीब जब आ रहे हैं, मॉडर्न एरा में जब रह रहे हैं, हमारा ये प्रयास रहता है कि हम इक्वालिटी की तरफ जा सकें। इक्वालिटी हमेशा जो मार्क्सियन कांसेप्ट है, कम्युनिज्म आएगा और एवरीथिंग वुड बी इक्वल, वो कभी आएगा नहीं, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा आप। पर फिर भी क्योंकि हम एक ऐसे समाज में रह रहे हैं जहां पर हमने ये कोशिश करी है कि वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू सेक्युलर, सोशल, राइट, सॉवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक एंड टू सिक्योर फॉर इट्स ऑल सिटीजन जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल इक्वालिटी, तो हमें कोशिश करनी है, राइट, बेहतर बनने के लिए। और हमें डिस्टिंक्शन इनसाइडर और आउटसाइडर में भी देखने को मिलते हैं। सो जैसे मैंने चकमा का आपको एग्जांपल बताया, चकमा जो लोग आए हुए हैं बांग्लादेश से, तो फॉरेनर्स, इमिग्रेंट्स कई बार पे थ्रेट लगते हैं क्योंकि वो लोकल कल्चर से उनका कल्चर भिन्न होता है, और सही भी बात है, फॉरेनर्स को हम अपने देश में क्यों रहने दें? क्या हमारे देश में इतने ज्यादा रिसोर्सेज हैं कि फॉरेनर्स भी आके यहाँ रहें और धीरे धीरे वो आधार कार्ड बनवा लेते हैं, धीरे धीरे बच्चों के एडमिशन करा लेते हैं? वी डू नॉट हैव इवन टू सर्व फॉर आवर पीपल फ्रॉम वेयर वी विल ब्रिंग रिसोर्सेज, राइट। और इसके अलावा हम ये देखने को मिलते हैं कि भारत में भाषाई आधार पे भी लोग एक दूसरे को डिस्टिंक्ट देखते हैं, और एक दूसरे राज्य में भी लोग दूसरे को डिस्टिंक्ट देखते हैं। जैसे अगर मैं उत्तराखंड की ही बात करूं, तो वहां पर मैदानी मतलब प्लेन्स के लोग और हिल के लोग, पहाड़ी लोगों में काफी क्या है, धीरे धीरे चीजें कम हो रही है, पर काफी एक जिसे मैं कहूंगा डिफरेंस का माहौल है, राइट। सन ऑफ द सॉइल पॉलिसीज भी हमें देखने को मिलती हैं, और कई बार हमें लिंग्विस्टिक डिफरेंसेस भी जो देखने को मिलते हैं, वो भी एक एस्पेक्ट बनता है जिसका हम कह सकते हैं हमारे में मतभेद उभर के आ जाते हैं, चाहे वो एक लैंग्वेज को डोमिनेट करने की कोशिश हो या दूसरी लैंग्वेज को दबाने की कोशिश हो, ठीक है। सो इसके अलावा ऑल इंडिया लैंग्वेज हमारे पास है नहीं, तो हमें डाइवर्सिटी में ही अपना क्या करना पड़ेगा, एक ब्राइट फ्यूचर देखना पड़ेगा, और रिलेटिवली हम कर पाए हैं पाकिस्तान की तरह। अगर मैं कंपेयर करूं, क्योंकि हम दोनों एक साथ, हमारा देश उनका देश एक साथ आजाद हुए थे, हम ये देखते हैं कि वहां पर वन लैंग्वेज जो पॉलिसी है उसने बहुत दिक्कत क्रिएट की है। हमारे यहाँ तो एजुकेशन सिस्टम में भी 3 लैंग्वेज पॉलिसीज रही हैं, ठीक है, और इसको और प्रमोट करने की जरूरत है। क्यों ना नॉर्थ इंडिया के लोग भी तमिल सीखें, मलयालम सीखें, जैसे मुझे मलयालम थोड़ी थोड़ी आती है क्योंकि मैं नवोदय विद्यालय से पढ़ा हूं। कोई और बच्चा भी है जो नवोदय विद्यालय से यहाँ पर पढ़ा है? सो आई रिमेंबर, सो हमारी माइग्रेशन, ओके गुड टू नो, सो माइग्रेशन होती थी केवी से पढ़े हैं, ओके ओके, सो ओके, सो आई वाज इन जेएनवी रुद्रपुर, नैनीताल के पास, तो हमारी माइग्रेशन होती थी केरला से, राइट। सो उन्नरंड मुन्नाल अंच आर एट पत उनपत, ठीक है, आई डोंट रिमेंबर। और उसके अलावा एक पोएम भी थी, ओरनालो कोचुतुंबी एंतकड़े पोरुमुनि, ठीक है। सो या सो ऑल so all people who have studied from JNU, there is a concept of migration, and we learn the language of other state. So every JNV student, Jawaharlal Navoday Vidyalaya student, they would have at least tasted the diversity in a better sense, and it is good. KV में भी ऐसा ही होता है, because you sports meet जब होती है, लोगों से मिलते हो, so that is अरे हिंदी में इसका मतलब है 1 2 3 4 5 6 7 8 उन्न रंड मुन्न नाल अंच आर 8 पत उनपत, राइट, ओके। ओरुनालो कोचुतुंबी एंतकड़े पोरुमुनि उसका वो नहीं होती, वो एक पंख वाला, वो बरसात में निकलता है, उसके पीछे बच्चे ताला भी बांध के उड़ा देते हैं। मुझे नहीं पता आजकल के बच्चे क्या खेल खेलते हैं, हमारे यहाँ तो ऐसे भी खेल खेल लेते थे, राइट। ड्रैगन फ्लाई, यस उसी के बारे में है ये, ड्रैगन फ्लाई, जैसे ओरुनालो कोचुतुंबी एंतकड़े पोरुमुनि, ठीक है, ड्रैगन फ्लाई, ओके चलो। नेबर एज, देखो सुनो, ये क्लास थोड़ी छोटी होगी, आज मुझे जूम मीटिंग लेनी है, तो कोई ब्रेक नहीं है, ठीक है, और 15 मिनट का सहयोग करें, और उसके बाद हम कल को पढ़ेंगे, पर सहयोग जरूरी है। मुजफ्फरनगर में हमारा गांव पड़ता है जानसठ के पास, एक तहसील है जहां पर, और बहुत ही पास है हमारे गांव से हस्तिनापुर, जहां पर बीबी लाल ने एग्जीबिशन किया था, द ग्रेट हस्तिनापुर महाभारत एरा, ठीक है, ओके गुड टू नो। आराधना यू नो जर्मन, निमरी, गुजराती, ब्रज भाषा का है, आराधना एलाली, ठीक है तू, सो दिस इज ब्रज भाषा, राइट, इज इट ओके। सो गुड टू नो यू आर फ्रॉम मुजफ्फरनगर एंड अदर पीपल, ठीक है। हाँ, जानसठ के पास क्या है, माय ओरिजिन, समबडी आस्क्ड मी सर आप मुजफ्फरनगर में कहां से, तो मैंने बताया, सो नाउ ओके ओके आई एम फ्रॉम हस्तिनापुर। सो देयर आर, तो अपने दोस्तों को बताना भाई, तुम तो बीबी लाल ने जो एग्जीबिशन किया था वहां पर है, हिस्टोरियन एंशिएंट इंडिया में पढ़ते हो, चलो आ जाओ आगे, चलो। सो नेबर इश्यूज ऑफ सिक्योरिटी, तो भैया देखो भारत में बहुत बड़ा लैंड और मैरीटाइम बॉर्डर्स हैं जो शेयर करते हैं। अब यहाँ पर हमारे जो नेबर हैं उनके साथ भी हमारे से दिक्कत है, ठीक है। यू आर फ्रॉम इंडिया, दैट इज गुड टू नो, ठीक है। अभी देखो, अब बॉम्बार्डमेंट बंद करो, ठीक है, बॉम्बार्डमेंट बंद करो, अब आओ इधर। सो भारत
भारत के जो नेबर्स हैं उनका भी दिक्कत रही है। एक तो भारत क्या है, रिलेटिवली बड़ा है, तो उससे एक्सपेक्ट किया जाता है कि भैया तुम तो ज्यादा रिसोर्सफुल वाले हो और तुम्हारे पास तो सब कुछ है, तो तुम हमें हेल्प करो। बांग्लादेश भी कह रहा है, नेपाल भी कह रहा है जी, भूटान भी एक्सपेक्ट कर रहा है, म्यांमार भी एक्सपेक्ट कर रहा है, और इनका तो कुछ कहना ही नहीं है, ये तो हमारे से पहले ही सनम बिछड़ गए हैं, और यहाँ पर ये है, ये हमें इनका यूज करके क्या करते हैं, लगातार हमें कमजोर करना चाहते हैं। सो इसी वजह से हम देखेंगे कि इंडिया के जो नेबर हैं वो हमेशा से कॉर्डियल नहीं रखना चाह रहे हैं जो रिलेशन है, और कहीं ना कहीं हमें देखने को मिलता है कि नेबर की जो पॉलिसीज है वो एक्लीस हील है। एक्लीस हील था ना, द ग्रेट वॉरियर, उसके क्या होता है, एक्लीस टेंडन होता है पैर में पीछे वाला, तो एक्लीस हील होता है सबसे बड़ी समस्या, जहां पर सबसे दर्द होता है। तो हमारी नेबरहुड की जो पॉलिसीज हमारे प्रति वो थोड़ी दिक्कत भरी है। अभी आप देखो आदि पुरुष मूवी आई, आदि पुरुष मूवी आने से क्या हुआ, नेपाल भैया की सारी बॉलीवुड फिल्में बैन कर देंगे, किसके कहने पे कहा, चाइना के कहने पे, राइट। सो देयर इज ऑलवेज दिस सेंस ऑफ अनकॉर्डियलनेस फ्रॉम आवर नेबर साइड, ठीक है, इट्स अ मूवी, ठीक है, कंट्रोवर्सी होती है यार, उसको इतना बड़ा बनाने का क्या फायदा है। सो चाइना पाकिस्तान के साथ हमारे बहुत एंटागोनिस्ट, एक तरीके से दुश्मनी वाले रहे हैं जो संबंध, नॉन एडवर्सियल, दुश्मनी वाले नहीं पर उतना मिठास भी नहीं रहा है हमारा श्रीलंका के साथ और मालदीव के साथ। आपको शायद नहीं पता होगा पर मैं बता दूं, भारत सरकार की जो नीति रही है वो भी कई चीजों में बहुत अच्छी नहीं रही है, राइट। कैसे कैसे ऐसे कि आपको नहीं पता होगा कि चक्राता एक जगह है देहरादून के पास, वहां पर एलटीटी के कैडर को भारत सरकार ने श्रीलंका के खिलाफ लड़ने में ही क्या करा, ट्रेनिंग दी थी, ठीक है। ये इंटरवेंशन की भी पॉलिटिक्स करी है भारत ने, उसमें डिनाई नहीं किया जा सकता, राइट। सो ये है, मालदीव के साथ भी हमारे संबंध चलते रहते हैं क्योंकि वहां पर दो पॉलिटिकल पार्टियां मेन है, एक के साथ हमारी कॉर्डियल रिलेशन है, एक के साथ नहीं है। और बांग्लादेश, म्यांमार और नेपाल के साथ भी नुआंस है, मतलब कुछ जगह पे दिक्कतें हैं, लेयर्स में है, बहुत ही महीनता में अगर देखा जाए कुछ जगह पे दिक्कत है। जैसे अगर मैं बात करूं नेपाल से ही, एक अगर जो लोग यहाँ पर उधम सिंह नगर, नैनीताल, उत्तराखंड से होंगे उनको पता है काली या शारदा नदी आती है, और पिथौरागढ़ और जो आपका उधम सिंह नगर, बनबसा, इन एरिया से, ठीक है, धारचूला, यस, वहां पर मैं पढ़ रहा था कुछ दिन पहले ही, क्योंकि आई हैव लिव्ड इन उत्तराखंड, माय होम नाउ इज इन देहरादून, सो आई हैव स्टडीड इन नैनीताल एंड अदर प्लेसेस, आई हैव बीन टू एनसीसी कैंप आल्सो इन बनबसा। वहां पर एक नदी है और नदी के उधर नेपाल है, इधर भारत है। अब धारचूला के ही आसपास नदी पे कुछ भारत की साइड पे निर्माण हो रहा था, यहाँ पर यही नदी है, नेपालियों सिटीजन ने आके पत्थरबाजी शुरू कर दी हमारे खिलाफ। तो ऐसी चीजें आप देखते रहते हैं, ये सब होते रहता है। हाँ, स्टोन पेल्टर हो रहा था, यस यस यस, ठीक है, ये भी आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ऐसा भी है। भूटान के साथ भी हमारे डेलिकेट रिलेशन रहे हैं क्योंकि भूटान भी पॉलिटिक्स, भारत का हर पड़ोसी ये पॉलिटिक्स करता है, चाइना वर्सेस इंडिया, जिससे जो मिल रहा है ले लो और मजे से रहो, दैट इज देयर पॉलिसी। अच्छा, मनीष कार्की, ठीक है, ओके। इसके अलावा आप देखोगे इन बॉर्डर्स की वजह से इन्फिल्ट्रेशन होता रहा है और बहुत ही ज्यादा हमने कश्मीर में भी दिक्कतें झेली हैं। साथ में चाइना की भी पॉलिसी हमारे प्रति बहुत अच्छी रही नहीं है, ठीक है, तो ये भी दिक्कतें हैं भाई हमारे लिए। और रेफ्यूजी क्राइसिस जो तमिल, बांग्लादेश और तमिल जो श्रीलंका से भी एलटीटी के लोग आए हैं, वहां पर भी दिक्कत है हमारे साथ, बांग्लादेश से आए हुए लोगों के साथ भी दिक्कत है, क्योंकि हमारी अपनी डेमोग्राफी चेंज हो रही है। और साथ में वो जो पॉपुलेशन है वो ऐसी पॉपुलेशन नहीं है जो डॉक्टर इंजीनियर है, वो ऐसी पॉपुलेशन है जो प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत में या प्रधानमंत्री हाउसिंग स्कीम में, ठीक है, या गरीब कल्याण अन्न योजना, इसमें अपनी हिस्सेदारी मांगेगी। तो हमारे देश में पहले से इतने गरीब है भाई, हम कहां से देंगे। तो दीज आर द इश्यूज। फिर बांग्लादेश श्रीलंका के एस्पेक्ट में भी देखें हम, चकमा रेबल्स, तमिल चकमा पीपल हु हैव कम एज अ माइग्रेंट, तमिल से जो वहां की नॉर्थ श्रीलंका का जो ये जाफना का इलाका है और इंडिया का जो इलाका है, यहाँ से हमेशा से हिस्टोरिकल संबंध रहे हैं, तो यहाँ के लोग भी बहुत आगे इंडिया में, वो भी एक, और अल्टीमेटली राजीव गांधी की तो डेथ के लिए यहाँ पर एलटीटी जिम्मेदार है ही, ठीक है, ये भी हमें देखने को मिलेगा। हम नेपाल के साथ देखें तो वैसे ये कहा जाता है रोटी बेटी का संबंध है, ठीक है, परंतु हम ये देखेंगे नेपाल में भी क्या है, इंटरनली फिशर्स हैं, क्या है। अगर आप नेपाल का मैप कुछ ऐसे बनाएं, ठीक है, ऐसे रफली में बना रहा हूं, ये जो इलाका है ये बिहार, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और इधर आगे चल के सिक्किम, ठीक है, ये उधर लगता हुआ है। तो ये जो इलाका है, ये देखेंगे बंगाल की तरफ भी, ये जो इलाका है यहाँ पर मधेसी रहते हैं, मधेसी, मधेसी का मतलब है प्लेन के लोग, और इनका जो ओरिजिन है वो कहां से, भारत और नेपाल के लोगों के मिक्सचर है ये। तो आप बिहार में चले जाओ, यहाँ पर जो सीमावर्ती डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ पर आपको यादव कम्युनिटी, कुर्मी कम्युनिटी, कुशवाहा कम्युनिटी, कछार कम्युनिटी और आपका बहुत सारी बौद्धम कम्युनिटी, माझी कम्युनिटी सब देखने को मिल जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर आपस में रिश्ता रहा है। आपको पता भी है लॉर्ड बुद्धा जो थे इसी राज्य में, तो उनका राज्य था इसी एरिया में, तो कॉन्टिन्यूअस है। परंतु यहाँ पर एक चीज और ध्यान रखनी है, नेपाल में भी जिसका शासन रहा है वो पहाड़ी नेपाली, जैसे आपने मनीषा कोइराला का नाम सुना होगा, मनीषा कोइराला का नाम सुना है आपने, बॉलीवुड एक्ट्रेस। सो वो जो कम्युनिटी है, पहाड़ी इलीट कम्युनिटी, क्षत्रिय और ब्राह्मण कम्युनिटी, उनका दबदबा ज्यादा रहा है, ठीक है, और इनके साथ हमेशा एक तरीके से मतभेद ही रहा है मधेसीज के साथ, राइट। सो ये भी हमें देखने को मिलता है। सो भारत और नेपाल के बीच में भारत की सरकार तो ये कहती है कि भैया मिलजुल के कर लो, पर जब आपके पास पीछे से चाबी भरने के लिए यू हैव चाइना टू इनसाइड यू, व्हाई वुड यू सेटल फॉर लेस, यू विल प्ले, राइट। ये भी इश्यूज हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है। मालदीव, भारत के वैसे तो ज्यादा बायलैटरल टाइज इंडिया और मालदीव के बहुत दिक्कत भरे नहीं रहे हैं, पर कुछ दिक्कतें हैं। वहां पर दो पॉलिटिकल पार्टियां हैं, एक प्रो इंडिया स्टैंड रखती है और गो बैक इंडिया का भी मुद्दा रहा है वहां पर, चाहे जीएमआर का प्रोजेक्ट हो, एक कंपनी है जीएमआर, वो प्रोजेक्ट बना रही थी तो उसको भगाने की बात हो, या फिर वहां पर जो भी भारत की प्राइवेट एंटिटीज हैं और वहां पर काम कर रही है उनके प्रति माहौल बनाया जाता है, वो चाइना फंडेड भी होता है बहुत ज्यादा, ठीक है, ये भी आपको देखने को मिलता है। और इसके साथ साथ यहाँ पर हमें एक और चीज देखने को मिल रही है कि मालदीव आपको पता है बहुत ही प्यारा सा छोटा सा जगह है, यहाँ पर लक्षद्वीप है, यहाँ पर श्रीलंका है, यहीं पर कहीं मालदीव है, राइट। सो अब यहाँ पर हमारा पड़ोसी देश है पाकिस्तान, तो मालदीव यहाँ पर आप ये लगा लो 99% से भी ज्यादा जो पॉपुलेशन है वो सुन्नी मुस्लिम पॉपुलेशन है, पर वो रेडिकलाइज नहीं थी। पर पाकिस्तान ने क्या किया, इनको भी रेडिकलाइज किया है। कैसे, यहाँ से बहुत सारे लोग जाते हैं अरब, पाकिस्तान अरब में जाके कंट्रीज में, यहाँ पर उनको अपने चंगुल में लेके उनको रेडिकलाइज करने का काम करते हैं, राइट। ऑपरेशन कैक्टस हुआ था, ब्लू स्टार नहीं अभी, ठीक है, ऑपरेशन कैक्टस, जहां पर भारतीय कमांडो गए थे, जब लिट्टे के लोग ने आके यहाँ के जो ग्रुप थे उन पे कब्जा कर लिया था, वहां के राष्ट्रपति के भी भवन पे कब्जा करने वाले थे, यस, दैट इज द इशू। सो रिसेंटली जिहादी तंजीमों में भी इनका देखा गया है, और आपको पता है आईएसआईएस सीरिया का जो मुद्दा है उससे भी रेडिकलाइजेशन बड़ा है, परंतु भारत जैसी जगह पे फिर भी हम कहेंगे कि रेडिकलाइजेशन रिलेटिवली कम है, क्योंकि हिस्टोरिकल कल्चरल एस्पेक्ट जो होते हैं वो डोमिनेट बहुत ज्यादा करते हैं, ठीक है। नॉन स्टेट एक्टर्स एज एन इशू इन सिक्योरिटी थ्रेट, नॉन स्टेट एक्टर्स का क्या मतलब है, नॉन स्टेट का मतलब है जैसे भारत और पाकिस्तान आपस में लड़ पड़े, अब स्टेट तो नहीं पर स्टेट के अंदर जो लोग हैं, जैसे इंडिया का कोई ग्रुप पाकिस्तान में जाके बम फोड़े, पाकिस्तान के जो ग्रुप हैं वो इंडिया में बम फोड़ते ही रहते हैं, तो ये है नॉट स्टेट बट स्टेट स्पॉन्सर्ड। स्टेट, अगर हम स्टेट की बात करें तो वहां तो मिलिट्री आएगी तो हम कहेंगे स्टेट ने हमला कर दिया। अब पाकिस्तान क्या कहता है, यार ये देखो यार मैं की करा, या तो मेरे कंट्रोल में ही नहीं है जी, ये तो नॉन स्टेट एक्टर है,
ठीक है, हम क्या कर सकते हैं, राइट? सो दे से दैट, सो बट दीज नॉन स्टेट एक्टर्स, जैसे जमात उल दावा है, ठीक है, और पाकिस्तान में बैठा हुआ लश्कर तैयबा है, वो कहीं ना कहीं पाकिस्तान आईएसआई से ही सपोर्टेड है, पर एक छदम युद्ध करने के लिए, एक तरीके से अपनी स्टेट को बचाने के लिए नॉन स्टेट एक्टर्स का यूज किया जाता है, ठीक है। तो चाहे नॉर्थ ईस्ट में आपको देखने को मिलेगा इंसर्जेंसी, जो कि एक पॉलिटिकल रिजीम चेंज, पॉलिटिकल जिसके एंड होते हैं उसको बोलते हैं इंसर्जेंसी, ठीक है। जैसे भारत में हमें आजाद तो होना ही है, या भारत में परिवर्तन पॉलिटिकल बेसिस पे ही लाना है, तो नॉर्थ ईस्ट में बड़ा मुद्दा गंभीर है। आप देखो कि नॉर्थ ईस्ट में चाहे वो नागालैंड हो, मणिपुर हो, मिजोरम हो, अरुणाचल हो, आसाम हो, सब जगह पर एक इशू रहा है कि सेसेशनिस्ट एक्टिविटी थी, वहां से भारत से अलग होने वाली एक्टिविटीज रही हैं, चाइना के द्वारा सपोर्टेड है, ठीक है। और उल्फा एक ग्रुप था, यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ आसाम, जो कि आसाम में लड़ रहा था असमीज आइडेंटिटी के लिए, इनको बहुत सपोर्ट रहा है चाइना की तरफ से, हथियारों में, शेल्टर देने में, यहां तक कि म्यांमार में और बांग्लादेश में और भूटान में भी जाके छुप जाते थे, इंडिया में अटैक किया और वहां जाके छुप गए, ये इनका रोज का काम था, ठीक है। अगर हम भारत में टेररिज्म की बात करें तो मुख्यतः टेररिज्म भारत में जो है स्पॉन्सर्ड है, जैसे लश्कर तैयबा, जैश ए मोहम्मद, पाकिस्तान के थ्रू, और ये साथ में क्या करते हैं, ये नॉन स्टेट एक्टर्स हैं, सिग्निफिकेंट थ्रेट बन गए हैं हमारे लिए। क्यों? कोई भी जब कंपनी होगी, सरकारें होंगी, इन्वेस्टमेंट एफडीआई करते समय ये देखती है कि कौन सा देश कितना स्टेबल है। भारत में अनफॉर्चुनेटली हम ये देखते हैं कि इनका तो खुद तो बर्बाद है ही सनम, ठीक है, पर तुमको भी ले डूबोगे, वो वाला हिसाब है, ठीक है। सो हाँ, उल्फा नाउ इज साइलेंट, वो तो ठीक है। Insurgency is a bigger term which means to do something for political aspect also. Terrorism is one of the instrument which is used to bring political change. Political change ये नहीं political end वाला change, जैसे किसी देश से अलग हो जाना या पूरी की पूरी सत्ता को उखाड़ फेंकना, वो वाला aspect. Political change तो वोट दबा के भी होता है, ये वोट दबा के नहीं होता है। नॉन स्टेट एक्टर मतलब स्टेट, जैसे अगर मिलिट्री एक दूसरे में अटैक करती है तो स्टेट की होती है मिलिट्री, स्टेट का मतलब राज्य का अंग होती है। नॉन स्टेट का मतलब कॉमन पीपल आके जब अटैक करने लगते हैं, दैट इज राइट, दैट इज इट, फाइन। सो ये जो टेररिज्म है, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि फाइनेंशियल नेटवर्क, आईटी नेटवर्क इनके बने हुए, केमिकल, बायोलॉजिकल, न्यूक्लियर वेपन ये एक दूसरे से कहीं से चुरा लेते हैं, उनका भी यूज करते हैं। यहाँ तक कि बहुत सारी पाकिस्तानी तंजीमें तो ये चाहती हैं कि पाकिस्तान का एक बार न्यूक्लियर वेपन हाथ में लग जाए और हम फोड़ दें, और ठीक है, उनकी अपनी आइडियोलॉजी चलती रहती है, ठीक है। इलीगल ड्रग ट्रैफिकिंग, अगर आप अखबार पढ़ रहे हो तो कल के ही न्यूज़पेपर में कि मिजोरम, मणिपुर में जो हो रहा है, उसके बाद मिजोरम में ड्रग्स का इन्फिल्ट्रेशन बहुत ज्यादा बढ़ गया है, ठीक है। ये आप देखो, कल के ही द हिंदू में आया है, राइट। ऑर्गेनाइजेशन डिस्टेबलाइज करना चाहती है जम्मू कश्मीर को भी और जगह को भी, और वो चाहती है कि भारत का जो स्टेट की कैपेसिटी है डेवलपमेंट ना हो पाए, यहाँ पर इंपैक्ट करो, ठीक है, ये है। सो ठीक है, सो दिस इज ऑल वी हैव फॉर टुडे, वी विल कंटिन्यू इट फॉर टुमारो। टुडे आई हैव अ जूम सेशन, राइट, आई एम गोइंग टू अटेंड दैट, एंड सो हाँ, काउल विजिलेंटिज्म और लॉ एंड ऑर्डर का इशू है, क्यों नहीं है, बिल्कुल है। लॉ एंड ऑर्डर का इशू जो बनता है वो इंटरनल सिक्योरिटी के लिए घातक है। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का जूम सेशन है बच्चों। लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म, लेफ्टिस्ट विचारधारा, वामपंथी विचारधाराओं का एक्सट्रीमिज्म, मतलब जो वामपंथी, जो कम्युनिस्ट, माओइस्ट, नक्सलाइट, इन सब की जो विचारधारा है उससे उत्पन्न हुआ एक जो संकट है, दैट इज, अरे क्रक्स मिल जाएगा, ठीक है, क्रक्स मिल जाएगा, ठीक है। तो पबैट, आई टीच पबैट, ठीक है, तो उसका एक वो है, ओके। सो चलो, क्रक्स और बुक देखो, मैंने तो किसी बुक से पढ़ा नहीं था भाई, मैंने तो अपने जो बहुत सारे रिसोर्सेज हैं औरों का यूज किया, तो मैं आपको कोई बुक बता दूंगा, राइट। तो हमारा भी मटेरियल है ही, आपको क्रक्स में भिजवाऊंगा, दैट इज अ गुड मटेरियल, आई विल टेल टू माय टीम। ऑन दैट नोट, जय हिंद, जय भारत, अखबार पढ़ते रहिएगा, कल मिलते हैं, ऐसे ही क्लास आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। क्रक्स सफिशिएंट, यस, क्रक्स इज सफिशिएंट, बट वी रीडिंग विद द न्यूज़पेपर, देन इट इज सफिशिएंट, ठीक है। तो मिलते हैं, जय हिंद, जय भारत, ठीक है, चलो बाय, वेट कर देना।